क्रांतिकारियों के साथ जो हुआ, उनके फैमिलीज के साथ, तो देश ने या सरकार ने उनके साथ काम किया। बाबा सावरकर को कविता प्रकाशित करने के लिए उनको काला पानी भेजा गया। मुकेश खन्ना के साथ जो हमारे हीरो भी हैं, बिलोंग करते हैं, उन्होंने अपना एक कैलेंडर दिखाया था मुझे। उस कैलेंडर में हर एक दिन, पूरे साल का हर एक दिन, किसी क्रांतिकारी का डेट ऑफ बर्थ, किसी का शहीद दिवस, लेकिन हमें नहीं पता। बहुत क्रांतिकारियों को तकलीफ हुई है स्वतंत्रता के बाद भी। पेंशन भी सावरकर जी को पेंशन 300 रुपए की चालू हो गई 64 में। बाकी लोगों को 40, 49, 50 में चालू हो गए। कांग्रेस के जो थे 6 महीना जेल में गए पेंशन। जवाहरलाल नेहरू को गवर्नर जनरल बनाया गया। एंड बिटवीन द टू ऑफ देम, प्राइम मिनिस्टर एंड गवर्नर जनरल, दे सप्रेस्ड, इवन वल्लभ भाई पटेल को दबाया गया। नासिक में कलेक्टर जैक्सन को अनंत कान्हेरे ने मारा। वो 17-18 साल के थे। उनके साथ विनायक देशपांडे और कर्वे, ये जो 2 फांसी और चले गए। तो देशपांडे जी की पत्नी मुंबई में झाड़ू पोछा करती थी। आप 52 के बाद का देखो ना कांग्रेस का, और राजेंद्र प्रसाद आखिरी थे। मरने के बाद उनकी उनकी शौक के साथ इतनी प्रताड़ना की गई। वो हॉस्पिटल में पड़े रहे, उनको मशीन नहीं मिल रहे थे ट्रीटमेंट के लिए, बिकॉज ही वेंट अगेंस्ट हिम। गांधी जी की जो डेथ हुई थी, उससे भी उनका नाम जोड़ा गया। हालांकि कोर्ट ने क्लियर कर दिया था, बट ये हुआ कि नाथूराम जी से ये कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ, नाथूराम जी का पिस्तौल था 9 का। मैंने इसका वो जो पोस्टमार्टम था उसका मैंने फॉरेंसिक एनालिसिस कर लिया। वो आदमी बहुत बड़ा फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, इन फील्ड में बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने कहा तीनों पूरे डिफरेंट डायरेक्शन से। राहुल गांधी आए जब चाहे तब कुछ बयान देते रहते हैं, सावरकर जी के ऊपर भी कुछ टिप्पणियां करते रहते हैं। जानबूझ के कर रहे हैं, ये पुरानी राजनीति है, इसीलिए कर रहे हैं। मैंने ऊपर अभी उनके ऊपर केसेस भी हो रहे हैं। ये पूरा वोट पॉलिटिक्स है, इनको कोई इतिहास मालूम नहीं है, कुछ मालूम नहीं है। 26 जनवरी, 15 अगस्त या कोई भी ऐसा डेट आता है, मुझे याद है कि मैं अपने दादाजी से बहुत सारी कहानियां सुना करती थी, पूछा करती थी किस दिन पे क्या हुआ था, क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं। तो आज बहुत सारी कहानियां सुनेंगे, वो भी एक पोते के जुबानी, और उनके दादाजी के बारे में हम बात कर रहे हैं, वीर सावरकर जी के बारे में, जो हमारे बीच मौजूद है आज। तो रंजीत जी, सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। धन्यवाद, थैंक यू। बुलाया। और आज 26 जनवरी है, और हम आज याद करेंगे स्वतंत्रता सेनानियों की, और ऑफ कोर्स बात करेंगे वीर सावरकर जी के बारे में। तो सबसे पहले बताइए, 26 जनवरी आपके लिए कितना मायने रखती है? 26 जनवरी 1950 से ऐसा दिन है कि जहां हम लोग एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में खड़े थे। 15 अगस्त 47 को हमें आज़ादी मिली, मगर हम लोग ब्रिटिशों के ही डोमेन थे। 26 जनवरी को हम ब्रिटिशों के डोमेन रहना बंद हो गया। हम एक प्रजासत्ताक के रूप में हम खड़े हो गए, और 700 साल, 800 साल, कुछ प्रांतों में तो 1000 साल की गुलामी के बाद ये दिन देखने को मिला। और ये अभी 50 से लेके अभी 125 मतलब 75 ईयर्स हो गए। जी जी। तो 75 साल राष्ट्र के इतिहास में बहुत छोटे होते हैं। तो ये दिन हमें यही स्मरण कराता रहेगा कि गुलामी से हम लोग एक स्वतंत्र प्रजासत्ताक के रूप में 75 साल पहले हुए थे। सिर्फ 75 साल, 700-800 साल की गुलामी के बाद। तो इसका हम स्मरण रखें तो ये फिर हमारी स्वतंत्रता आगे हजारों साल तक चलती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत ही अच्छा सा संदेश है आज के दिन आप लोगों के लिए। और हम बात करेंगे किस तरह से हम लोग याद करते हैं आपके दादाजी को, यानी कि वीर सावरकर जी को। और सबसे पहले बताइए कि किस किस तरह की बातें होती हैं फैमिली में उनके बारे में? देखो, पहले तो वीर सावरकर के 3 सावरकर बंधु थे। मेरे दादाजी थे, उनके छोटे भाई डॉक्टर सावरकर, सबसे बड़े बाबाराव सावरकर, फिर वीर सावरकर, मझले भाई, छोटे भाई डॉक्टर सावरकर। तीनों क्रांतिकारी थे, तीनों को सजा हो चुकी है। वीर सावरकर सबसे ज्यादा, उनको तो 50 साल की सजा होती। तो बातें हमारे फैमिली में कम होती है क्योंकि पढ़ते ज्यादा है। अच्छा। तो मेरे घर में मुझे याद है, मैं 12वीं होने तक रेडियो नहीं था, रजिस्टर में नहीं था। अच्छा। तो किताबें, बस किताबों के बड़े बड़े ये थे, पढ़ते। तो किताबें पढ़ना, तो सावरकर जी की मेरी पहचान किताब से ही ज्यादा हुई। अच्छा अच्छा। और उन्होंने काफी लेखन किया है उनका। और
किताबों से ही, क्योंकि मेरे पिताजी भी व्यस्त थे उसमें, तो ऐसी। और हमारे में ये है कि अपने अपने लोगों के बारे में आप खुद बड़प्पन मत करो, वो तो लोग पढ़ेंगे सुनेंगे जी। तो काफी मतलब मैं बचपन से सावरकर जी पढ़ते आया हूँ। मैंने सावरकर ने काफी दूसरे लोगों को भी पढ़ा, फिर समझा कि सावरकर ग्रेट क्यों है। हाँ, मेरे दादाजी इसलिए वो ग्रेट है। तो और एक सबसे पहली बात जो मैंने उनकी जो मुझे इम्प्रिंट आज तक हुई, उनका एक उन्होंने कहा है कि मैं कहता हूँ इसलिए आप मुझे फॉलो मत करो, यू फॉलो मी इफ यू फाइंड कि what I'm writing is useful to you and useful to the nation at this moment. तो उनका कहना है कि हर विचार एक समय के हिसाब से होता है, स्थान के हिसाब से होता है। अगर समय स्थान हट गया तो विचार भी बदलेगा। तो मैं बोलता हूँ इसलिए मत करो। मुझे लगता है एक ही he was only leader as far as I know who says don't follow me because I say so. Follow me because if you feel it's okay. So this kind of freedom he was giving. So I think that is my first impression about him. वाह। और बाकी जो दो दादाजी थे उनके बारे में? मेरे दादाजी तो 1948 में गुजर गए और बाबूराव सावरकर 1944 में ये हो गए। तीनों भाई एक साथ ही काम करते थे अभिनव भारत के लिए। बाबूराव सावरकर इसमें हिंदुस्तान का काम देखते थे और मेरे दादाजी उनके साथ का। मेरे दादाजी काफी छोटे थे, तो वो हिंदुस्तानी क्रांति का संगठन में उनका दोनों का था। तो बाबूराव सावरकर को कविता प्रकाशित करने के लिए उनको काला पानी भेजा गया। एक कविता, उस कविता का शीर्षक है रणवीण स्वातंत्र्य कोणा मिळाले, हु हैव गॉट फ्रीडम विदाउट फाइटिंग अ बैटल। सो उसमें काफी एग्जाम्पल दिए हैं कि प्रभु रामचंद्र को भी रावण से लड़ना पड़ा, फिर नेदरलैंड का दिया है, फ्रेंच लोगों का दिया है, इटाली का दिया है, ऐसा हर देश का उन्होंने दिया कि ये इन्होंने सब लड़के किए। और उसमें एंड का कविता है कि आप ये जानो कि बगैर लड़े आपको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। तो ये कविता प्रकाशित करने के लिए उन्हें भेजा गया। मेरे दादाजी इस लॉर्ड मोंटे जो ये थे हमारे वाइसराय थे, उनके ऊपर उन्होंने अहमदाबाद में बॉम्ब फेंका था। उसमें उनको सजा हो गई, मगर वो उसमें से बेनिफिट ऑफ डाउट बिकॉज वो विटनेस उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, इसलिए छोड़ा गया। वो भी काफी साल मतलब अंदर बाहर ही होते रहे। और वीर सावरकर को सब तो जानते हैं कि वो लंदन में वो पढ़ाई के हिसाब से गए थे वो कि, मगर उनका ऑब्जेक्टिव था कि टू ऑर्गेनाइज रिवॉल्यूशनरी बेस इन लंदन and inside the enemy's camp, there his word. I had to set up my camp inside the enemy's capital. So there he went and he established revolution on an international basis. Okay. Because his concepts were clear. The foe is my friend. So he had contacts with Germans, he had contact with Egyptian revolutionaries. Because most of the world was under British, this one. So he was in contact with Irish revolutionaries, he was in contact with Russian revolutionaries. He got technologies, bomb manuals from them, he sent it to, it is not known fact, but Maniktola bomb case, you might have heard about it, that is a major bomb cause of India. So that manual was sent by Savarkar to Mumbai to, ऐसा होते वो कलकत्ता तक पहुंचा. And some of the अनुशीलन समिति's revolutions were also working with Savarkar, तो वहाँ से दूसरा manual भी गया, and one manual it was found in our house also. So all these manuals were the same, and so what is projected in the history? In history, you find Veer Savarkar one paragraph, then somebody else one paragraph, and he has short disc collector, and normally it is a common sense thing how you can win the freedom by shooting a collector. Shooting a collector was not the main objective. Main objective was organizing the people and to help them build a weapon base, because without weapon you cannot fight British army. So you should have weapons, you should have bombs. So you have to prepare people. Then another objective is to ये जो ब्रिटिश सेना थी उनको, वो तो ब्रिटिश सेना नाम की थी, वो तो भारतीय थे उसमें, तो 1857 की एक वापस एक हो जाए कि वो रिवोल्ट करे। और इन बिटवीन जब ब्रिटिशों का अत्याचार बढ़ता है, बिकॉज दैट टाइम द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर
was a district judge. So they used to Babarao Savarkar को जिन्होंने भेजा, he was a district collector, so he was shot because for writing a poem if you are sending us for a jail, so he was shot. So this is the reaction to instill a fear in the British officer that मैं atrocity करूँगा तो मुझे भी मार देंगे. And secondly, when a revolutionary like Madanlal Dhingra, उन्होंने कर्जन वैली को मारा because कर्जन वैली was in charge of the India House and he was ये पूरा जो ऑपरेशन का काम था वो उसका वो ये था. So that message went on international level and the way he the फांसी चढ़ गए जिस हिसाब से तो उससे कई देशभक्त प्रेरित होते हैं. तो ये जो इंसिडेंट्स थे ये वन ऑफ देम मगर एक बड़ी संगठना पीछे थी. ये इतिहास आज तक आया नहीं है. लोगों को लगता है ये सब अलग अलग काम कर रहे थे. उस समय संगठन के नाम अलग होते थे. देखो ये कोई रजिस्टर्ड पार्टी आज जो हिसाब से होते हैं ना रजिस्टर्ड पार्टी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर जो भी नाम एक एक संगठन के 10-10 नाम थे. जहाँ जिस से चलेगा उस चलेगा. उनके डिफरेंट मॉड्यूल्स थे. मतलब 4 या 5 ही एक दूसरे को जानते होंगे. वो दूसरे को जानते भी नहीं. The leader will find he will know the leader of next unit, but not more than that. तो एक secrecy इनका कीवर्ड था. तो असली हिस्ट्री दबाई गई बिकॉज कांग्रेस को लगता था कि फ्रीडम तो हमारे कारण मिला तो वी डोंट वांट टू गिव क्रेडिट. मेरा कहना है कि 1942 में अगर आखिरी फ्रीडम मूवमेंट हो गई तो 47 में कैसा फ्रीडम मिलेगा. उसके बाद तो वर्ल्ड वॉर हो गया सब हो गया एंड ब्रिटिशर्स वांटेड टू गो. दिस उनका दुकान लॉस में चल रहा था. वो फ्रीडम देके हम पे उपकार नहीं कर रहे थे. एक्चुअली उनको अपनी सरकार लानी थी. मतलब मैं इन शॉर्ट में कहूँ तो मेरा आज का खुद का दुकान है वो बंद करके मैं फ्रेंचाइजी अपॉइंट कर रहा हूँ. वो व्यापारी थे इसलिए वो हो गया. तो मगर ये सच्ची इतिहास पूरा दबाया गया. एंड इवन कांग्रेस के भी बहुत से बड़े नेता हैं उनका इतिहास आज आपके सामने नहीं. एक लिमिटेड वर्जन ही इतिहास आ गया. बाकी दबा दिया गया. मगर फॉर्चुनेटली अभी यंग हिस्टोरियंस है वो सब. और दूसरा बात क्या है 50-100 साल की सीमा होती है जो डॉक्यूमेंट्स सील कर दे होंगे. अभी वो खुल रहे हैं हिस्ट्री आ रही है बाहर. तो मुझे लगता है लोगों ने हिस्ट्री सीखना चाहिए. और आज का दिन ऐसा है कि कम से कम आज मैं तो कहता हूँ रोज पढ़ना चाहिए. ये सीखना चाहिए हिस्ट्री कि उन्होंने कितना देश के लिए बलिदान दिया है. इसलिए हम आज बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. ये दबा के रखा गया. आपने दोनों साइड से बताया कि कांग्रेस के भी कुछ लीडर्स का बारे में अभी तक नहीं है. फिर इस साइड से भी ये कौन लोग हैं और क्यों दबाना चाहते हैं. नहीं बेसिकली मैं तो सीधा कहूँगा कि कांग्रेस में भी एक जवाहरलाल नेहरू एक गुट था. वल्लभ भाई पटेल का एक था. उनमें भी सत्ता ये थी. जवाहरलाल नेहरू को लॉर्ड माउंटबेटन का बैकअप था. और बिकॉज ऑफ जवाहरलाल नेहरू देखो हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्र हो गए तो माउंटबेटन को क्यों गवर्नर जनरल बनाना चाहिए जब वो वाइसराय करके हमारे ऊपर राज कर रहा था. उसको क्यों तो उसको जवाहरलाल नेहरू को उसको गवर्नर जनरल बनाया गया. एंड बिटवीन द टू ऑफ देम प्राइम मिनिस्टर एंड गवर्नर जनरल दे सप्रेस्ड. इवन वल्लभ भाई पटेल को दबाया गया. गांधी मर्डर जो हुआ तो पहला एलिगेशन वल्लभ भाई पटेल पे किया गया कि आपने उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया. जबकि हिस्ट्री की बात है कि 12 जनवरी 1948 में पटेल हैज रिजाइन्ड एंड ही वेंट टू अहमदाबाद. गांधी मर्डर तो 30 जनवरी हो गया ना. तो हु वाज इन चार्ज. आईबी का चीफ था वो दिल्ली पुलिस के चीफ थे. तो ही वाज डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू नेहरू. तो मगर एलिगेशन लगाए गए जवाहरलाल नेहरू ने नहीं खुद लगाए मगर ये जयप्रकाश नारायण और मुर्तुला साराभाई इन्होंने उनके घर के सामने पब्लिक एजिटेशन किए. रेजिग्नेशन मांगे. पटेल ने रिजाइन कर भी दिया था. वो रेजिग्नेशन लेटर आज अवेलेबल है. तो उनकी बेटी और जो शंकर थे उनके सेक्रेटरी उन्होंने उनको कन्विंस किया कि अगर आप रिजाइन करेंगे तो इट विल टेकन एज ए एक्सेप्टेंस ऑफ द गिल्ट. तो आप रिजाइन मत करो. सत्ता के लिए जब इतना कुछ किया बिकॉज माउंटबेटन वांटेड हिज मैन. और मैं खुला गई तो आप हिस्ट्री देखो. आपने बॉर्डर फिल्म देखी है. वो जैकी श्रॉफ देखते रहता है घड़ी बार बार अरे सुबह कब होगी सुबह कब होगी. वो जो हंटर प्लेन्स थे ना वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के ऑब्सोल्यूट प्लेन थे. वो जवाहरलाल नेहरू के कारण हम ब्रिटिशों से ही खरीदते रहे. जबकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद American industry was at the peak because they were manufacturing war machines and equipments for everybody and they converted into the consumer products or whatever other products or even military products. They have got a line assembly system. So their products were cheaper, their products were better, technology was better. So we had hunters, we had Sherman tanks, old discarded tanks from World War II. And what Pakistan had? Pakistan had a pattern
tanks, Sabre jets, number one in those days. Patton was number one in those days, and the price of this has been paid by our soldiers. See, we won the war, but we lost a lot of soldiers because of the inferior equipment. So the whole Indian economy was buying from Britain. So they are our most favored nation. So that's why the British economy survived. Had we changed from Britain, Patel was in favor of buying it from US. Basically he is from Gujarat, trading एक economy का उनको ज़्यादा ज्ञान है. And because of our refusal to buy from US started supporting Pakistan. एक छोटी छोटी बातें हैं. एक आपने अगर फ्रेंचाइजी किया तो वो फ्रेंचाइजी दुकान में दूसरे का माल नहीं बेचा जाता है. You have to sell my brand only. So much politics that time. हाँ. तो फिर इसमें लोगों को बहलाने के लिए फिर पहले देखो गांधी नेहरू थे, फिर बाद में नेहरू गांधी हो गए. अभी भी वही चले नेहरू गांधी. सो एक ब्रांड बनाया, उसको बेचा गया, तो उसमें फिर दूसरे ब्रांड दबाने के लिए तो करना पड़ता है. तो सावरकर जी के गाने, उनके जो एक ने मजे से ने परत मातृभूमीला या जयस्तुति इज अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग. लाइक नेशनल एंथम है तो आई कॉल इट इज अ फ्रीडम एंथम. ये स्वतंत्रता का गान है पूरा विश्व का नहीं, मतलब जो हर कोई एक जानवर भी होगा तो उसके लिए, तो उन्होंने स्वतंत्रता को एक देवी कहा है. तो ये गाने पर बैन था ऑल इंडिया रेडियो 1975 तक. अच्छा. रुद्रनाथ मंगेशकर जी ने वो गाना उसको कंपोज करके अपने पावर में लगा दिया, तो उनको वहां से उनको हटा दिया. ही वाज ऑन कॉन्ट्रैक्ट देयर. उनको वापस एआर पे नहीं आने दिया. ये अल्टीमेटली सावरकर का नाम नहीं लेना है. उनकी बुक्स इन ब्रिटिश रेजिम, now see, Britishers were that way, I will say, fair, because in British regime only the Britishers have basically उनकी जो बैरिस्टर की जो डिग्री थी या बीए की डिग्री थी, बिकॉज आफ्टर यूर सेंटेंस टू जेल वो डिग्रीज निकाल लेगी. मगर नागपुर यूनिवर्सिटी हैज गिवन हिम अ डिलीट. तो ब्रिटिश जो गवर्नर था, ही वाज अ चांसलर. सो ही आस्क्ड व्हाई यू आर गिविंग इट. तो ही सेड उनकी जो लिटरेसी क्वालिटी उसके लिए देने को पॉलिसी कोई नहीं. ही एग्रीड टू दैट. So Britishers gave him in their days, the Nagpur University gave a delete to him. His books were the standard books for all master level and junior level also. बाद में कांग्रेस के में सभी बंद हो गया. क्यों? And not only Savarkar, any armed revolutionary, भगत सिंह की माता जी का देहांत काफी बाद में हुआ, उनको तो आखिरी में उनके भी दिन खराब थे. सबका ऐसा हो गया. Our property was confiscated in 1910. वे जागीरदार. हमने मांगी नहीं कभी स्वतंत्र भारत को, गवर्नमेंट को कभी, वी हैव नेवर अप्लाइड. मगर एक सरकार का ये होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वहाँ कानूनी क्या लिखा है राजद्रोह के लिए. तो जब ब्रिटिश राज थे तो राजद्रोह गया. अब जब ब्रिटिश राज बन के भारत आ गए तो राजद्रोह नहीं है ना वो. तो अपने लिए नहीं, हम मान भी नहीं रहे, मगर ये एटीट्यूड है. सावरकर जी ने कहा मैं कोई प्रॉपर्टी के लिए नहीं, मुझे यही कमाना रहता. देखो 3 भाई थे. बड़े भाई ना, ही वाज अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजर. बीच के बैरिस्टर सावरकर, स्वातंत्र सावरकर वाज अ बैरिस्टर, एंड माय फादर वाज अ डॉक्टर, माय ग्रैंडफादर वाज अ डॉक्टर. अभी उस समय डॉक्टर, बैरिस्टर और एक बड़ा भाई सबको करने वाला, ये तीनों मिलके कितने गवाह रहे थे. तो मैं कहूँ क्या उन्होंने गलती की? नहीं, उन्होंने गलती नहीं की. उन्होंने अपना स्वार्थ का त्याग किया देश के लिए. उस भावना का आप अगर उतना नहीं कर सको, कम से कम रिस्पेक्ट इट. ये कॉमन होता है, अरे क्या हुआ था, पागल थे, उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था. हो सकता है उन्होंने ऐसा किया रहता तो मैं बहुत कुछ अमीर आदमी बन के घुमा रहता था. मगर अगर देश का भला नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग अकेले नहीं होते. मेरा भला देश के भले में मेरा भला है, मेरे भले में देश का भला है. ये क्योंकि एक आदमी से सोसाइटी नेशन, ये हमें ह्यूमैनिटी का प्रवास है. यही चीज हमें जानवरों से अलग करती है. तो ये इतने बहुत क्रांतिकारों को तकलीफ हुई है स्वतंत्रता के बाद भी. पेंशन भी सावरकर जी को पेंशन 300 रुपए की चालू हो गई 64 में. अच्छा. हाँ, 64 में. बाकी लोगों को 40, 49, 50 में चालू हो गए. कांग्रेस के जो थे 6 महीना जेल में गए पेंशन. ताम्रपट स्वतंत्रता का ताम्रपट हमारे पास आज भी नहीं है. आज भी नहीं है. तो 300 का पेंशन चालू होता है. अच्छा. और एक अकेले को, बाकी दो लोगों को दो तो पहले ही मर गए थे. बट फिर भी नथिंग, नो ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट. अभी आ रही है कुछ साल में.
सी दे हैव नॉट डन फॉर दैट एक्नॉलेजमेंट। हम भी नहीं चाहते कि, मैं नहीं चाहता कि उनको भारत रत्न मिले, क्योंकि उनको जो जनता ने दिया है स्वतंत्र वीर जो किताब है, मैं सबसे उसे बड़ा मानता हूँ। तो शासन से मुझे पूछते आप क्यों नहीं मांग करते, मैं बोला नहीं, मैं एक तो हम लोग मांगने में बिलीव नहीं करते, और दूसरा सरकार ने उनको भारत रत्न दिया तो बड़े हो गए, ऐसी बात नहीं है। सरकार ने तो भारत रत्न का एक लेवल बढ़ेगी। तो उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ किया नहीं था, उन्होंने जो कुछ किया ना वो पूरा देश के लिए किया। ऐसा कहते हैं वो बड़े साइंटिस्ट थे। तो उनकी एक आपने मुझे बात करते जी बोला, उनकी एक कविता उनकी 4 मराठी में है जी जी जी। उन्होंने खुद पे लिखा है, हे मातृभूमी तुझला मनवाही येले, वक्तृत्व वाग विबही तुझा अर्पिले, तू तेची अर्पिली नवी कविता रसाला, लेखा प्रति अनन्य विषय तुझे झाला। मतलब मेरा जो मन है मातृभूमि तेरे पास है, मेरा वक्तृत्व, मेरी बोलने की जो ताकत है और मेरा जो दिमाग है लिखने का वो तेरे लिए है, मेरी हर कविता तेरे लिए है, और मैं हर आर्टिकल लिखता हूँ तेरे लिए ही लिखता हूँ। समर्पित, इतनी समर्पित भावना थी। वो तो वो कहते हैं कि हे काय बंधू असतो जरी साता आम्ही, त्वस थंडली तो तिथले असते बळी मी। ये खत उन्होंने अपने भाभी को लिखा है, बड़े भाभी को, बाबूराव सावरकर के पत्नी को। बाबूराव सावरकर इसमें अंडमान में थे, छोटे भाई मेरे दादाजी वो जेल में थे। हमारी पूरी प्रॉपर्टी जब्त हो गई थी। ये 2 महिलाएं थी, सावरकर जी की पत्नी और बाबूराव की पत्नी। वो उनको घर से बाहर निकाला गया था, इसमें उन्होंने खत लिखा था। उन्होंने कहा कि ये 2 ही गए ना, और मेरे 7 भाई भी होते ना तो मैं उनको मातृभूमि के लिए बलि चढ़ा देता। मतलब सब लोग काला पानी के दर्शन करके, या काला पानी नहीं लोगों के दर्शन किए, भाग्यशाली है। नहीं, काला पानी एक प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि जब तो हमें एक प्रेरणा रहता है कि देखो सावरकर जी ने एक पहली बात उन्होंने कहा था कि अभी देश के लिए मरने की जरूरत नहीं है। देश के लिए मरने का काम क्रांतिकारियों ने किया, आज सैनिक आज भी कर रहे हैं, मगर उनका कहना है मरने की नहीं है, देश के लिए जीने की जरूरत है। तो अगर ये मैसेज हम अंडमान से ले ले कि भाई ये देश के लिए मरे, हम तो जीते हो कुछ तो कर सकते हैं, या सोल्जर्स का उनका मैसेज है। उनकी खुद की शपथ थी ना, वो बड़े बुद्धिवादी थे। पहले हम लोग कहते हैं ना मैं देश के लिए मरूंगा, सावरकर जी ने कभी नहीं कहा मैं देश के लिए मरूंगा। उन्होंने कहा मैं शत्रु को मारते मारते मरते दम तक लड़ूंगा। शत्रु को नहीं मारा तो मैं जीत नहीं सकता, मैं खुद मर के शत्रु जीतेगा। तो बुद्धि भी थी, मतलब प्रखर भावना और प्रखर बुद्धि, ये दोनों, मतलब he was a, उनके बारे में we can say he was a poet by heart and revolutionary by the brain। ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है, इसलिए इज वन ऑफ द पर्सन आई लाइक। और उनका काफी स्ट्रैटेजी भी होता था, लोगों ने थोड़ा मिसअंडरस्टूड किया है जो जहां तक हम लोग पढ़ते हैं, बट आई थिंक उनकी स्ट्रैटेजी अलग ही होती है। जैसे आपने बोला कि देश के लिए जीना है ताकि वो मार के मरे, है ना? नहीं, और आपको जीना है तो आप जियोगे तो कुछ करोगे। अभी आप पत्रकार है, आप अपना अच्छा काम करोगे, सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करोगे, तो यू डू योर जॉब प्रॉपरली। हर एक को जाके लड़ना नहीं है। हर एक मेरे अपने फील्ड में अगर कोई एक इंजीनियर बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई पोएट बनता है, कोई और कुछ फिल्म मेकर बनता है, कोई भी प्रोफेशन लो आप, वो आप ठीक से करो तो देश के लिए उसका एक कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया ना। और उसमें ये नहीं कि सब आप मरने का मतलब ये नहीं सब न्यौछावर कर दो पूरा, सब लोग नहीं कर सकते। फैमिलीज होती है, सभी होता है, तो आप करो ना, मगर देश के लिए थोड़ा सा रखो। अगर प्रॉब्लम क्या हो गया कि हम जब इसमें थे, पराधीन थे, तो बहुत थोड़े लोगों को फिर उनको पूरा ही देना पड़ा बैलेंस। अगर कैपिटल हम लोग अगर कंपनी बना कर दें तो 10 लाख का कैपिटल है, 10 लोगों को 1 लाख भरना पड़ेगा, 1 लाख लोगों को देखिए 10-10 रुपये भरना पड़ेगा। तो इफ एवरी पर्सन थोड़ा पेट्रियोटिज्म अपने मन में रखे, पेट्रियोटिज्म में ऐसे नहीं बोलते, एक कहावत है कि पेट्रियोटिज्म इज द लास्ट, ये बहुत फेमस कहावत है, इज द लास्ट रिसोर्ट ऑफ स्काउंड्रल। मेरे ख्याल से वो इंग्लिश डिक्शनरी जिसने बनाई पहली, तो नाम थोड़ा मैं भूल गया उनका, तो उनका ये उनका कहना नहीं था कि पेट्रियोटिस्ट और रास्कल्स, उनका कहना था पेट्रियोटिज्म का ये रास्कल्स यूज करते हैं, तो ऐसे तो हमको आइडेंटिफाई करना है, वी हैव टू आइडेंटिफाई द रास्कल्स हु आर यूजिंग पेट्रियोटिज्म फॉर देयर बेनिफिट। और हम तो सामान्य जनता है, तो हमें तो पता चलता है रास्कल्स कौन है और क्या है। मतलब मैं घटना की बात करूंगा तो कॉन्स्टिट्यूशन की जब मैं बात करता हूँ तो मैं वर्ड्स की बात करता हूँ, सी वो जो उसका फीलिंग देखना चाहिए। तो आज कोर्ट में क्या होता है, वो बिल्कुल पूरा एक एक वर्ड लेके उनके जजमेंट लगते हैं, तो मगर
स्पिरिट ऑफ लॉ नहीं देखा जाता, तो स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेता हूँ, आई विल थिंक कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेने वाले मोस्ट ऑफ द पीपल यू विल फाइंड इट देयर एंड दे विल बी यू कैन कॉल देम रास्कल्स। जनता शपथ नहीं लेती हुई जनता अच्छी है, वी आर पेट्रियट्स। पार्शियलिटी बहुत हो रही है ना, जैसे आपने बोला कि कांग्रेस के जो अपने फेवरेट थे उनका कब से पेंशन चालू हो गया, लेकिन आप लोगों का बहुत लेट चालू हुआ। तो एक जो आप लोगों का नहीं, देखो बात ऐसा है ना कि हाँ। मैं ग्रैंडफादर, तो उनको तो कहीं ये नहीं मिल रहे थे, वो 17-18 साल के थे उनको जब पूरे सब जेल, ये मैंने कहा ना ये बॉम्ब केस में उनको फंसना, फिर बाद में उनको नासिक कॉन्स्पिरेसी में किया, तो फिर ही वाज रिलीज आफ्टर दैट, तो उनको कहीं एडमिशन नहीं मिल रही थी। मगर एक कलकत्ता में एक कॉलेज था कि मेडिकल कॉलेज, जिसका प्रिंसिपल वाज जर्मन, तो इनके कॉन्टैक्ट्स थे, तो फिर इनको वहाँ पे एडमिशन मिल गई। मैडम कामा जो सावरकर जी की साथीदार थी वहाँ पे, तो शी वाज कॉल्ड एज द मदर ऑफ पैट्रियट्स रिवॉल्यूशनरीज। तो वो हर साल मतलब हर महीने हमारे घर में खर्चे के लिए पैसे भेजती थी। अच्छा। मैं ग्रैंडफादर यूज्ड टू कॉल हर माँ, तो उनके रेगुलर, तो ऐसे कुछ सपोर्ट मिला, ये मिला, ही बिकेम अ डॉक्टर, ही वाज फॉर्चुनेट इनफ। कई क्रांतिकारियों में ऐसे हो गए ना, पूरी जनरेशन खत्म हो गई है, और ऐसे बड़े बड़े क्रांतिकारियों की बेटा क्या कर रहा है, कहीं रिक्शा चला रहा है, कहीं, बिकॉज इफ यू डोंट हैव एजुकेशन, आपकी प्रॉपर्टी पूरी, और इन सब पे जिन पे राष्ट्रद्रोह का आरोप लगा ना, इनकी सबकी प्रॉपर्टी जब्त हुई है। अब 6 महीने की सजा काट के आए, या इन कांग्रेस वाले को इनमें राष्ट्रद्रोह का आरोप किसी पे नहीं लगा, किसी की प्रॉपर्टी ये नहीं हो गई, तो इनकी प्रॉपर्टी जब्त हो गई, सोशल बॉयकॉट हो गया, क्योंकि इनको आप सपोर्ट करो तो ब्रिटिशर्स आपकी नौकरी छीन लेते थे। मतलब सावरकर जी के ससुर जी तो थे, वो जवाहर संस्थान के ये थे, क्या क्या कहते उसको, प्रमुख, मतलब राजा नहीं, जैसे दीवान। तो उनको वहां से निकाला गया और उनकी प्रॉपर्टी जब्त हो गई। उन्होंने क्या गुनाह किया था, उनकी पूरी प्रॉपर्टी जब्त हो गई। तो ऐसे इसमें ये लोग करेंगे क्या? फिर नासिक में कलेक्टर जैक्सन को अनंत कान्हारे ने मारा, वो 17-18 साल के थे, उनके साथ विनायक देशपांडे और कर्वे, ये जो 2 फांसी और चले गए। तो देशपांडे जी की पत्नी मुंबई में झाड़ू पोछा करती थी। सोसाइटी बॉयकॉट, सोसाइटी का बॉयकॉट पूरा, कि सोसाइटी डरती है, इनको हम मदद करें, जैसा मैंने सावरकर जी के ससुर के बारे में आपको कहा, ऐसा होता था। तो ये लोगों को स्वतंत्रता के बाद भी कोई हेल्प नहीं मिली। ये तो काम है ना सोसाइटी का, लोगों को मालूम ही नहीं है कि भाई ये मेरे आजू बाजू में ये काम कर रहे हैं, जो मेरे घर में पोछा करने वाले, इसका पति देश के लिए फांसी गया है। ये सरकार का काम था ना, और सरकार नहीं चाहती थी। सरकार ने आज नेहरू गवर्नमेंट ने ऑलवेज ये किया कि ये आपका कोई लेन देन नहीं इसमें। और 1950 में पटेल जी का भी देहांत हो गया, उसके बाद जो दूसरा फैक्शन था वो तो खत्म ही हो गया। आप 52 के बाद का देखो ना, कांग्रेस का पूरी नई लीडरशिप है। वो जो राजेंद्र प्रसाद आखिरी थे, अभी तो इतिहास आ रहा है वापस, उनकी क्या मरने के बाद उनके शव के साथ कितनी प्रताड़ना की गई, वो तो सब आ रहा है। वो हॉस्पिटल में पड़े रहे, उनको मशीन नहीं मिल रहे थे ट्रीटमेंट के लिए, बिकॉज ही वेंट अगेंस्ट नेहरू। तो ये जो बड़ी लीडरशिप थी कांग्रेस की, वो 50 के बाद आपको नहीं दिखेगी, और फिर फैमिली लीडरशिप दिखेगी। जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर एंड साइमल्टेनियसली कांग्रेस प्रेसिडेंट। फिर उसके बाद वही परंपरा चली, इंदिरा गांधी ने भी वही किया, फिर आगे वही कि कांग्रेस प्रेसिडेंट मेरे घर में होना चाहिए। तो पार्टी भी नहीं, पार्टी में भी अपने अपने हैं। फिर तो पर्टिकुलरली मुझे देखो, ये राजनीति में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मगर क्रांतिकारियों के साथ जो हुआ, उनके फैमिलीज के साथ, तो देश ने या सरकार ने उनके साथ ठीक काम नहीं किया। एक चीज जो मैंने नोटिस की, मैं किसी के साथ बैठी थी, मुकेश खन्ना के साथ, जो हमारे हीरो भी हैं, इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने अपना एक कैलेंडर दिखाया था मुझे। उस कैलेंडर में हर एक दिन, पूरे साल का हर एक दिन, किसी क्रांतिकारी का डेट ऑफ बर्थ, किसी का शहीद दिवस है, लेकिन हमें नहीं पता है, और लोगों को बताया भी नहीं जाता है कि कौन है, क्या है। और इस डेट को हम बहुत सारे चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं, बट एक एक दिन मैंने अपनी आंखों से देखा, एंड इट वाज देयर, ईच डे हैज समथिंग रिलेटेड टू क्रांतिकारी।
हाउ कैन यू एक्चुअली हम भी यहाँ सावरकर स्मारक में हम लोग बैठे हैं, हम भी रोज भेजते रहते हैं आज किस क्रांतिकारी का ये, मतलब मुझे एक प्रोजेक्ट करना है कि ये पूरा एक ऑल इंडिया कैनवास पे ये कैसे कनेक्टेड थे, इनका क्या विजन था, इनको रिजल्ट्स कैसे मिले। देखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस सडनली नहीं आ गए, उसके पीछे रासबिहारी बोस थे। रासबिहारी बोस की मुहिम तो 1915 में शुरू हो गई, तो उसके पहले सावरकर थे। तो सावरकर जी को जेल होने के बाद उनका जो ग्रुप था यूरोप का, तो वो जर्मनी में चले गए। तो फिर वहाँ लीडरशिप सावरकर वाज लीडर, तो एक प्रॉपर लीडरशिप नहीं थी, इसलिए फर्स्ट इसमें हो गए रासबिहारी बोस ने कंटिन्यू किया बैटन को। रासबिहारी बोस क्रिएटेड आजाद हिंद सेना, एंड देन व्हेन नेताजी केम टू दिस वन, एंड सावरकर नेताजी की मुलाकात हुई थी। सावरकर ने कहा था कि आप जाओ वहाँ पे, दे आर वेटिंग फॉर यू, बिकॉज नेताजी वाज यंग। अब ये लोग सब एज हो चुका था, तो रासबिहारी बोस ने उनको फिर एक बताया, नेताजी ने आजाद हिंद सरकार स्थापन किया। तो वो आजाद हिंद सरकार एक नहीं है, उसके पीछे इतनी पूरी है, इतने लोग हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग कितने कितने कंट्रीज में थे। मैं कहता हूँ कम से कम, मतलब एक इंसिडेंस मुझे याद है, एक ब्रिटिश रिपोर्ट में लिखा है कि ये इन लोगों को मुक्त कराने के लिए अंडमान से, अंडमान में कई कराते हैं, उनको मुक्त करा के सयाम में उस पर हमला करना है। ये लोग उनको लीड करेंगे, क्योंकि लीडरशिप इज इम्पोर्टेंट, सोल्जर्स में रेडी। तो उसके लिए एक बोट भेजी जाएगी जिसमें कम से कम 1,500-2 हज़ार लोग हो गए। और सत्यनारायण सान्याल जी जो एक बड़े क्रांतिकारी है, उनके जीवनी में मुझे ये मिला कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते 1915 में ब्रिटिशों के HMS कॉर्नवॉल नामक युद्ध नौका ने, ये जो शिप था ना, ये सिविलियन शिप था। अच्छा। इसको आप पकड़ सकते थे, जहाज आप कब्जे में लेके इनको अरेस्ट कर दे, उनको डुबाया गया। तो कम से कम मतलब 500 से 2,000 लोग तो वही डूबे होंगे। मेरे पास उसके सब रिकॉर्ड्स है। वो कॉर्नवॉल के जो रिकॉर्ड है ना, वो मार्च 15 या मई 15 से उसका लॉगबुक नहीं है, बीच का ही लॉगबुक नहीं है, एंड 1 जनवरी का लॉगबुक है, बिकॉज नया लॉग चालू होगा। तो वो बोलता है कि लेफ्ट अंडमान टुवर्ड्स चाइना, और ये यहाँ पे यूरोप में थे। तो इसका लॉग अगर मिल गया तो मेरे ख्याल से ये लास्ट वीक, मतलब 2-4 दिन पहले ही हो गया होगा। कम से कम मिले तो हम श्रद्धांजलि तो अर्पित करें। आज निकलो, उनकी बॉडीज भी मिलेंगी वहां से। कौन गए, कितने गए, इसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आउट ऑफ इंडिया, ये लोग बाहर जाके लड़ रहे थे कि वहां उनका प्लान था, जैसा नेताजी का था कि आजाद हिंद सेना भारत पे आक्रमण करे, सेम रूट इनका था। पता भी नहीं होगा, मतलब देखो, आपका पति, आपका बेटा, आपका भाई, फैमिली के लिए कितना ये होता है ना कि वो गायब है, उसकी कोई खबर नहीं है। और बेचारी पत्नी को कभी भी दरवाजे पे टक हो गई, वो दिखती करे मेरा पति आएगा, तो वेरी टॉर्चरिंग। तो ऐसे लोगों ने आत्मसमर्पण की देश के लिए, लड़ते लड़ते उनकी। और ये ब्रिटिश रिपोर्ट्स में इसकी पूरी जानकारी है। वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट गोइंग टू इट? मैं तो अभी जाना चाहिए, अभी तो जाना चाहिए, देर है दुरुस्त है। क्योंकि क्या होता है, एक इंस्पिरेशन मिलता है इससे। दूसरी बात होती है कि ऐसी गलत चीजें चालू हो गई तो लोग बोलेंगे अरे क्या हो गया, इन्होंने इतना किया, इनका क्या हो गया, तो मैं क्यों करूं? तो दिस इज अ लॉस टू नेशन। बिल्कुल, लोगों को जानना चाहिए। मतलब मेरे खुद के स्वार्थ के लिए क्रांतिकारी कभी नहीं चाहे कि मेरा सम्मान करो, मगर क्रांतिकारियों का सम्मान ना करें हम लोग। मतलब एक ऐसी कहावत है कि इफ यू फॉरगेट योर हिस्ट्री यू आर बाउंड टू लूज योर ज्योग्राफी, और ये हुआ है आज तक। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप 26 जनवरी में अच्छा है। नहीं, थैंक यू सो मच कि आप इतनी अच्छी नॉलेजेबल चीज़ें मुझे बता रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें तो सच में आज सीख रही हूँ मैं आपसे, और जानकारी मिल रही है। तो आपने बोला कि इतिहास के पन्ने खुलने वाले हैं, कौन कौन से पन्ने आप चाहते हैं कि खुलने ही चाहिए जो लोगों को नहीं पता है सावरकर जी के बारे में? सावरकर जी की नहीं, मैं तो कहता हूँ सावरकर जी वाज कॉल्ड अ प्रिंस ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। तो भाई पूरी इंडियन रिवॉल्यूशन के पन्ने खुलने चाहिए, लोगों को पता चले कि उस समय ये लोग कहाँ क्या क्या काम कर रहे थे। मतलब इनके, जब जैसे सरकार के जासूस इनमें थे, इनके जासूस सरकार में थे। जनता का खाली ये नहीं है, एक यहाँ से मुझे एक खबर देने वाला भी उतना ही पैट्रियट है कि वो अपनी जान जोखिम में डाल के खबर देता है, पकड़ा गया तो पूरा उसका बर्बाद है। तो खाली गोली मारने वाला, जैसे हम आर्मी में कहते हैं कि एक सोल्जर के पीछे 10 सपोर्ट स्टाफ होता है, क्रांतिकारी में ज्यादा था, क्योंकि ये तो ओपनली आप लड़ ही नहीं रहे। तो ये जो बॉम्ब बनाने वाले, तो उसमें भी पिक्रिक एसिड का, मैं कहता हूँ कि सावरकर जी का विजन, और देखो उनको ऑलवेज था कि मैं पुराना वो अपना बारूद वाला बम नहीं बनाऊंगा, या मैं वो कट्टे नहीं यूज करूंगा।
उन्होंने ब्राउनिंग पिस्तौल भेजे। ब्राउनिंग पिस्तौल आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, आज भी नाम है ब्राउनिंग का। आज इंडियन आर्मी 9mm ब्राउनिंग, इंडियन आर्मी मेजर वही यूज करती है। तो वो ब्राउनिंग पिस्तौल उन्होंने छोटे भेजे .32 के, क्योंकि अगर पॉलिटिकल असैसिनेशन करना है तो पास जाके करना पड़ेगा, तो छोटा जैसा छुपाया जाए। और उस समय जस्ट लेटेस्ट डेवलप हुए थे 10-15 साल पहले। फिर उन्होंने जो बॉम्ब मैगजीन भेजा तो उसमें पिक्रिक एसिड का इस्तेमाल होता था, तो वो भी पिक्रिक बनाना बहुत खतरनाक था। मगर उसके बाद जो अमोनियम पिक्रेटियम एक सब्सटेंस था, तो वो स्टेबल एक्सप्लोजिव, स्टेबल मतलब मैं इसको डालूंगा तो फूटेगा नहीं, तो वोलेटाइल नहीं है, तो उसको मतलब प्रॉपर टेम्परेचर। तो वो 1904 या 5 में अमेरिकन आर्मी ने पहली बार अमोनियम पिक्रेट को एक्सप्लोजिव करके एज ए बॉम्ब करके यूज किया। 7-8 साल में वो सावरकर जी के पास टेक्नोलॉजी आ गई वाया रशिया, और उन्होंने भारत भेजा। तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे क्रांतिकारी बेवकूफ नहीं थे, टेक्नोलॉजी जानते थे। फिर आगे वही अमोनियम पिक्रेट लेके फिर शेल बनने लगे। फिर कोई जिसकी फैक्ट्री है, मैं कहता हूँ कि हर आदमी के अंदर रिवोल्यूशनरी, उसको बॉम्ब नहीं डालना है, तो जिसकी कोई फैक्ट्री है मेटल की, तो वो उसको उसके लिए शेल बनाता था, वो भी पकड़े गए। ऐसे भी कुछ लोग पकड़े गए, मगर इसमें ये एक बड़ा बेस था। हमारे काफी संस्थानिक भी इसमें थे, जैसे बड़ौदा के गायकवाड़, वो उनका काफी रोल, और कुछ लोग तो पूरे ब्रिटिशों के, उनको भी एक्सपोज होना चाहिए, और जो क्रांतिकारी सपोर्ट कर रहे हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए। तो ये कैसी ये प्रेरणादायक इतिहास होता है ना, तो मुझमें भी मतलब कोई भी जो पढ़ेगा कि अरे मैं भी कुछ करूं, और हम लोग थोड़ा कुछ करेंगे ना सब मिलके, तो वो देश के लिए बहुत कुछ हो जाएगा। यूनिटी बहुत जरूरी है। तो आपने बताया कि प्रॉपर्टीज जब्त हो गई थी, किस तरह से वो दौर आप लोगों ने सहा और उससे उबर के कैसे आए फिर? नहीं, मैंने कहा कि फिर मेरे दादाजी तो वहाँ चले गए, कलकत्ता में डॉक्टरी सीखने, तब मैडम नामा जैसा मैंने कहा कि, और कुछ लोगों ने, कुछ लोग खड़े हो गए, जो हमारे रिश्तेदार भी नहीं थे वो भी खड़े हो गए। और तब मेरे दादाजी की शादी नहीं हुई थी, वो तो 17-18 साल के होंगे वो। तो यशोवेनी और माई सावरकर, अपने सावरकर जी की पत्नी, तो उनको मतलब काफ़ी उनको ये करना पड़ा, लोगों ने सपोर्ट किया। मगर और फिर यशोवेनी का भी 1918 में देहांत हो गया। उनको पति को मिलने तक नहीं जाना, उस 9 को अरेस्ट हो गई बाबूराव सावरकर को, ना एक लेटर ना मिलने को अलाउ। आखिर में वो उसी में मतलब चल बसी, और उनकी मौत के 2-3 बाद गवर्नमेंट का है कि आप मिल सकते हो। 9 साल में एक लेटर नहीं, कम्युनिकेशन नहीं, ये कोई कौन सा कानून है? कुछ लोगों के लेटर्स टू माय डॉटर, रोज लेटर लिखते थे, अलाउड था। सावरकर जी को खाली 7 लेटर लिखने को परमिशन मिला 10 साल में। 10 साल में सिर्फ 7 रिसीव हो गए, 7 लिखे। अब इतने साल में वो लिख रहे हैं, उनका एक 14 साल का, मैं अभी आपने ये देखा होगा इधर सब मराठी वगैरह सब शुरू है ना। अरे मत पूछिए। नहीं तो मैं बोलना चाहता हूँ, बिल्कुल बात तो 14 के साल में उनके भाई को भी, वो भाई को कहते हैं कि मुझे जब भी लेटर आएगा, मतलब 1.5 साल से एवरेज आ रहा है ना, तो जब भी आप लेटर भेजे तो मुझे देश की स्थिति, तो उन्होंने लेटर में लिखा है कि तूने जो काकीनाडा कांग्रेस, मतलब काकीनाडा में ऑल इंडिया का जो कांग्रेस सेशन हुआ था, तो काकीनाडा कांग्रेस के जो बारे में बात कही है आंध्र प्रदेश की, तो मुझे वो खतरे की घंटी लग रही है, क्योंकि वहां पे आंध्र माता की जय के नारे लगे। ये नहीं होना चाहिए, सिर्फ भारत माता की जय के नारे लगना चाहिए, ना कि आंध्र माता की जय या जय महाराष्ट्र या बंगाल। ये राज्य की नहीं चलेगी, मुझे विभाजन की चिंगारी दिख रही है, ये अलगतावाद यही से आएगा। और लैंग्वेज तो आपको मालूम है, लैंग्वेज इज व्हाट आई से यू शुड अंडरस्टैंड, व्हाट यू से आई शुड अंडरस्टैंड, इट इज मींस ऑफ कम्युनिकेशन। तो अगर आपको, आपके बंगाली बात करते हो, मैं मराठी बात कर रहा हूँ, कॉमन लैंग्वेज कौन सी है? 2 होती है हमारे यहाँ पे, हिंदी, आई थिंक हिंदी इज मोर कॉमन। हिंदी सबसे ज्यादा लोग हिंदी जानते हैं, अंग्रेजी कम जानते हैं। मगर ये आ जाओगे कि हमें हिंदी नहीं चाहिए, हमें अंग्रेजी चलेगी। अरे अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है, जिन्होंने आपको 150 साल गुलाम बना के रखा, उनकी भाषा है। और हिंदी आज ठीक है, मेरी भाषा नहीं है, आपकी भी नहीं है, मगर हमारी भारतीय भाषा, और प्राचीन समय से सबसे ज्यादा लोग हिंदी जानते हैं, और प्राचीन समय से हमारी संपर्क भाषा है। हम अब इसको राष्ट्रभाषा बोल के आप झगड़ा मत करो, संपर्क भाषा तो मान सकते हो ना, बिकॉज यू नीड अ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट।
तो संपर्क भाषा में करो। तो सावरकर जी ने अंडमान में हिंदी का बड़ा प्रचार किया, तो तहाँ पे बंगाली थे, तमिल थे, फिर बोलते नहीं हमारा चाहिए वो चाहिए, तो सावरकर को कन्विंस किया वी नीड अ कॉमन लैंग्वेज। तो फिर वो सभी माना, और उस समय से अंडमान की संपर्क भाषा हिंदी। आज भी आप अंडमान में जाओ, अंडमान में हिंदी मेजोरिटी में नहीं है, तमिल और बंगाली बोलने वाले सबसे ज्यादा है, मगर वो सब आपस में हिंदी में ही बात करते हैं। और यही से फिर राष्ट्रभाषा जो हिंदी कहते हैं, एक्चुअली वही गलती हो गई या गलती की गई, इनको संपर्क भाषा ही कहना चाहता है हिंदू को। और तो ये, मगर आज झगड़े के नए जो हो रहे हैं, अभी क्या हो रहा है कि अनार्की कौन चाहता है, रास्कल्स दे वांट अनार्की। फिर जैसा पेट्रियोटिज्म, तो ऐसा देशभक्ति, भाषा भक्ति, प्रांत भक्ति, ये भी लास्ट रिजोर्ट ऑफ स्क्वाड्रंस बन रहे हैं। मैं इसको एकदम डायरेक्ट पूछ लेती हूँ आपसे जो एक्चुअली चल रहा है, और लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है, बिकॉज राज ठाकरे उधर, स्पेशली देखो आपका लड़का फ्रेंच सीखेगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं, हिंदी सीखने में क्या प्रॉब्लम है। और हिंदी यार सीखनी नहीं पड़ती। आज बॉलीवुड का इतना प्रभाव है ना, मैं आपको कहता हूँ 1990 में मैं इंजीनियर था, मतलब अभी छोड़ दिया है मैंने 20 साल से, आई वाज अ कम्युनिकेशन इंजीनियर। तो मुझे जाना पड़ता था चेन्नई, तो रास्ते में लोग बात नहीं करेंगे, रिक्शा वाला बात करेगा, वो हिंदी में बात करेगा, उसका पैसे का मामला बात करेगा, अंग्रेजी नहीं आती है लोगों को। तब भी मैंने देखा बहुत टूटी फूटी आती है। फिर वहाँ जब भी मैं फिल्म देखने जाता था, जो थोड़ा बस काम खत्म होना, क्या करेगा आदमी, तो मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं देखने मिली हिंदी फिल्म, हाउसफुल होती थी। चेन्नई में हिंदी फिल्म हाउसफुल हो रही थी। ये क्या इंडिकेशन है? आप मुझसे बात नहीं करोगे हिंदी में, क्योंकि पॉलिटिकली बोलते हैं नहीं हिंदी बैन करो, और हिंदी फिल्म जाके देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, हाउसफुल हो रही है। तो हिंदी फिल्म के कारण हिंदी पहुंच चुकी है। It naturally, it is a natural language of communication between all languages, संपर्क भाषा। ये महाराष्ट्र क्या आपको लगता है, मतलब महाराष्ट्र में ये हर राज्य में, ये आंध्र प्रदेश में चालू है, ये कर्नाटक में चालू है, ये तमिलनाडु में चालू है। अपनी भाषा को नहीं मार पीटने की ये करना ही नहीं चाहिए था। अरे भाषा ये लोगों को साथ लाने के लिए है, झगड़ा करने के लिए नहीं है। अब आपके बच्चे मराठी में सीखते भी नहीं है, और आप लोगों को बोलते दूसरे को मराठी में सिखाओ। देखो अभी नई जो लैंग्वेज पॉलिसी है ना, उसमें सबसे अच्छी बात है कि मातृभाषा में शिक्षण उन्होंने रेकमेंड किया है। क्योंकि मातृभाषा ये, आज मुझे मराठी आती है, मराठी मेरा सबसे ज्यादा कमांड मेरा मराठी में इसलिए है कि मेरी मातृभाषा है, मैं बचपन से बोल रहा हूँ। हिंदी थोड़ी 6-7 साल में मैं हिंदी सीखा, 6 साल का होने के बाद। अंग्रेजी 10-12 बार के सीखा, तो अंग्रेजी में लिस्ट अभी भी मेरा सबसे कम कमांड अंग्रेजी पे ही है। तो मातृभाषा में अगर मैं शिक्षा लेता, अब मुझे मुझे थोड़ा मेडिकल फील्ड में भी इंटरेस्ट था, तो मैं वो डिसेक्शन वगैरह अच्छा करता था, ब्लड सिस्टम वगैरह जो होती थी ना, बड़ा मतलब स्किलफुली अच्छा करता था। तो मुझे बाद में बताया कि भाई ये नहीं चलेगा, तेरे को सब वो लैटिन नाम पाठ करने पड़ेंगे। तो फिर मैं बोला यार ये छोड़ दो। तो आज वो लैटिन नाम क्या हमें क्या मायने रखते हैं? मुझे जो करना है वो मुझे सीखना है। Language is only means of communication. Language carries the knowledge to you. Language is not knowledge. तो ये जो मातृभाषा में है, तो ये लोगों को अगर इनको इतना लगता है ना कि मराठी पे मेरा प्रेम है, तो आप मराठी को ज्ञान भाषा बनाओ, मतलब लैंग्वेज which will give you the knowledge. Language is a means ना। तो मैं एखादी चीज अंग्रेजी में सीखा, हिंदी में सीखा, मराठी में फर्क क्या होता है? खाली मेरा जो एक्सेप्टेंस है, मुझे अच्छा कौन से समझेगा मातृभाषा में। देखो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि इंग्लिश इज ओनली द लैंग्वेज ऑफ नॉलेज। आप रशिया में जाओ, आप चाइना में जाओ, आप जापान में जाओ, आप इटली में जाओ, आप जर्मनी में जाओ, फ्रांस में जाओ, स्पेन में जाओ, और कितने देशों के नाम बोलूं, सब अपनी भाषा में तो सिखा रहे। जब चाइनीज में इंजीनियरिंग और मेडिकल सिखाया जाता है, जब जापानीज में इंजीनियरिंग और मेडिकल सिखाया जाता है, तो मराठी में क्यों नहीं, हिंदी में क्यों नहीं, तमिल में क्यों नहीं, तेलुगु में क्यों नहीं? अपनी भाषा को बड़ा करो ना, और दूसरे को कष्ट ना दो। आई मीन दूसरी भाषा के इंसल्ट भी ना करो। अरे वहाँ का ये आप टेबल पे तो आप ऊपर अडानी से भी मुलाकात कर लेते हैं, और नीचे कोई दुकानदार उसको चपट मार देंगे, उसको रिक्शे वाले को मारोगे। कमजोरों पर करते हैं, ताकतवर बोलों पे नहीं जाएंगे। नहीं, ये क्या है? ये डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला है, ये वोट बैंक फॉर्मूला है, ये जानबूझ के किया जा रहा है। ये देखो सोसाइटी इकट्ठा हो गई है, तो देखो आज
कोई भी देश हम पे आक्रमण करेगा, पाकिस्तान ही ले लो, नाम ही लेता हूँ मैं कि पाकिस्तान इतने साल से कर रहा है, इतने 3-4-5 बोलो ना अभी मेजर और माइनर करके, क्या कर पाए? कुछ नहीं। तो उनका क्या है कि टेररिस्ट घुसा के भी कुछ नहीं हो रहा है। तो अभी ये हर इसमें एक आज टेररिज्म के जो ये होते हैं ना, इट्स नॉट ओनली द बॉम्ब, एक एजुकेशनल टेररिज्म होता है कि कोई भी मुद्दे पे अगर कोई भावना उठी तो वहां पे पैसा डालो, वहां पे प्रे करो, उठाओ 50 बसें 100 बसें जला डालो। एक बॉम्ब ब्लास्ट से जितना नुकसान होता है ना, उससे कई ज्यादा नुकसान ये एजिटेशन से हो रहा है। तो एजुकेशनल टेररिज्म ऐसे काफी टेररिज्म है जो आ रहे हैं इधर। सांस्कृतिक टेररिज्म भी है इसमें, लोगों का झगड़ा बढ़ाओ, लोगों को ये करो, डिवाइड करो। जो अंग्रेजों ने किया था, वो अंग्रेजों का फॉर्मूला, मैं तो कहता हूँ नेहरू ने वही फॉर्मूला यूज किया, आगे तक यूज करते रहे, डिवाइड एंड रूल, और आज भी वही यूज हो रहा है। मगर आज वो इट इज नॉट बेसिकली जो ये कर रहे हैं, इट इज नॉट फॉर अ पार्टी पॉलिटिक्स और समथिंग, ये इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को तोड़ने की ये है। क्योंकि अगर हम स्ट्रांग बन गए तो इवन आज अमेरिका आज ठीक है, इकोनॉमिकली आज हमसे काफी स्ट्रांग है, मगर इन फ्यूचर का भी सर्कल जब ऊपर जो जाते हैं ना, नीचे आना ही है। तो अमेरिका का फॉल डाउन शुरू हो गया, तो इन फ्यूचर विश्वगुरु वगैरह में इसकी जुमले इसमें बात नहीं करता हूँ, मगर विश्वगुरु इज अ गुड वर्ड टू डिस्क्राइब। सी यू विल बी द मोस्ट पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड, ये प्रोबेबिलिटी है। तो वो आप ना बने, इसलिए तोड़ने की कोशिश है। आपको यहीं पे तोड़ दो, आपको घर में ही बिजी रखो, तो आप घर के बाहर निकलो ही नहीं। तो इसलिए जनता ने समझना चाहिए, सीधी बात है। क्या मुझे क्या दुश्मनी है कोई भाषा से? मुझे अंग्रेजी से भी, मुझे उर्दू से भी दुश्मनी नहीं है। जितनी नॉलेज बटोर सको वो तो इतनी अच्छी लिंग्विस्ट कहलाएंगे। और हमारी भाषा को हम लोग बढ़ावा दें। हाँ। और जब ध्यान भाषा नहीं रहेगी तो बढ़ेगी नहीं। आज अंग्रेजी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि भारत में पूरी ज्ञान भाषा एक ही है ना। अभी नए पॉलिसी में सोचता हूँ, अभी नए पॉलिसी को भी काफी समय लगेगा, क्योंकि ये साल 6वीं कक्षा से शुरू होगी, वो कभी किया एक साल करके। हो सकता है 10-12 साल पे पूरा एक हमको नया इंडिया मिलेगा, अगर हम अपनी मातृभाषा में सीखे। क्योंकि मेरी भाषा का अभिमान, अरे तेरी भाषा क्या है, उसमें तो कोई हम सिखा नहीं सकते। देखो सीखने के लिए अंग्रेजी, तो फिर मेरी भाषा मराठी हो, हिंदी हो, जो भी हो, अरे मेरी भाषा ये नहीं। तो अभिमान जो होता है ना, दुराभिमान नहीं होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। मतलब आपको आपके बेटे पे अभिमान होना चाहिए। इसका नहीं, इसका मतलब नहीं उससे कोई बड़ा अच्छा काम करे तो उसको जाके आप पीटो। बेटे का अभिमान है तो उसको, हाँ बेटा तेरा ये गलत हो गया, तो उसको पढ़ाओ, सुधारो। तो मराठी को ऊपर करो, हिंदी को ऊपर करो, कन्नड़ा को ऊपर करो, को ज्ञान भाषा बनाओ। सही है। अच्छा ये बताइए, सावरकर जी के बारे में कोई ऐसी जो चीज एकदम मिसअंडरस्टूड है, जो आप कुछ बोलना चाहेंगे उस बारे में? हिंदुत्व। सावरकर जी का जो हिंदुत्व है ना, वो किसी पूजा पद्धति पे आधारित नहीं है। उनका सीधा कहना था कि देखो भाई, आप पूजा पाठ क्यों करते हो? मैं आपको पूछता हूँ, पूजा पाठ क्यों करते हो? ऐसे श्रद्धा है, कोई डिमांड नहीं। नहीं, एक बेसिक उसका उत्तर ये है कि मुझे पुण्य मिलेगा, शायद मैं स्वर्ग में जाऊंगा। ये आपकी पर्सनल बात है, एंड नोबडी नोस कि आप यही पूजा करो तो जाओगे, मेरी पद्धति अलग होगी। उनका कहना है ये आपकी पर्सनल मामला है। आप जो भी पद्धति से पूजा करना चाहते हो, ये आपका पर्सनल मामला है। दिस इज योर रिलीजियस मैटर, पर्सनल मैटर, आप कर सकते हो। मगर अदर इज अ सेक्युलर पार्ट। सेक्युलर पार्ट इज आप जीते हो यहाँ पे, वॉट एवर यूर सी। रिलीजियस पार्ट इज वॉट एवर आफ्टर लाइफ। इन दिस लाइफ में आप जो भी करते हो ना, वो सेक्युलर है। आप खाना खाते हो, सेक्युलर है। आप फेस्टिवल पे एंजॉय करते हो, सेक्युलर है, यू आर एंजॉयिंग इट। आप कपड़े पहनते हो, सेक्युलर है। जो भी है, एवरीथिंग इज सेक्युलर। इन सेक्युलर इसमें उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो उनका कहना था कि उनका हिंदुत्व का डेफिनेशन था कि पितृभूमि एंड पुण्यभूमि। तो पितृभूमि का मतलब है कि हमारे पुरखों की जमीन, ये तो प्रॉपर्टी की भी जरूरत है। मेरे बाप की प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी ना, दूसरे की नहीं मिलेगी। तो सिटीजनशिप के लिए भी एक रिक्वायरमेंट है, वो है पुरखों की जमीन। मातृभूमि और पितृभूमि में एक फर्क है। अगर कोई एक आदमी लंदन चला गया, वहां पे उसका बच्चा पैदा हो गया, तो उसकी मातृभूमि इंग्लैंड होगी। मगर पितृभूमि इंडिया ही रहेगी, क्योंकि उसके फोर फादर्स, लैंड ऑफ फोर फादर्स। सो मातृभूमि पितृभूमि में एक फर्क है। पितृभूमि इज लैंड ऑफ फोर फादर्स। पुण्यभूमि का मतलब है कि ये मेरे लिए सबसे बड़ी होना चाहिए। सावरकर जी खुद एथिस्ट थे, ये पता है आपको? नहीं। वो 100% एथिस्ट। तो वो जब पुण्यभूमि कहते तो मेरे जैसे कहना मातृभूमि तुझला मनवाई ले भाई, एवरीथिंग इज
फॉर यू बाथरूम वो भी. सो माय होल आई एम डेडिकेटेड टू यू. तो पुण्यभूमि का मतलब होता है कि इस जमीन के लिए, ये जमीन मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ है, इसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, ऐसा जो कहता है वो हिंदू. इसमें कोई रिलीजियस बात नहीं है, इसमें कोई रिलीजियस बात नहीं. ये जो भी कहेगा कि दिस इज अ लैंड, इसके ऊपर मेरा कोई भी चीज नहीं ना, मेरा रिलीजन इसके नीचे है. मेरे लिए राष्ट्र प्रथम, बाकी सब चीजें उसके नीचे. ये जो मानेगा वो हिंदू है. इतना सिंपल डेफिनेशन है. बट आई थिंक लोगों ने बहुत ही मिसअंडरस्टूड किया कि वो पहले से ही विभाजन करते थे, मतलब हिंदू नहीं, और अरे मुस्लिम को अलग. वो तो सावरकर जी के इसमें वो उनके नाम से एक स्टेटमेंट छपा था ये, मगर उन्होंने इमीडिएटली डिनाई कर दिया. उसका एक ही छोटे कोई प्रेस में है वो छप गया है, तो उन्होंने उसको डिनाइल भी कर दिया. बाकी सब में कहीं नहीं आया. तो डिनाइल के बाद भी आज निकल के वही निकलता है ना, वो इसमें स्कैन करके कुछ निकलेगा. तो ये क्या नाम इनका, सैयद ये अलीगढ़ के फाउंडर, उन्होंने 1982 में सावरकर जी पे, सॉरी 1882 में सावरकर जी पैदा भी नहीं होते तब टू नेशन थ्योरी रखी है. पैदा भी नहीं हुए थे 1882 में. फिर बाद में उसको एक्सपांड करते गए. फिर 1930 में ये जो सारे जहां से अच्छा का जो है ना, ही वाज मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट था, क्या नाम है उनका, सारे अच्छा इकबाल. तो ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन 1930. उन्होंने दोहराई है. और सावरकर ने जो बात कही है वो सीधा सीधा ये कही कि मुस्लिम, इसमें कंसेप्ट इज द होल मुस्लिम इज वन उम्मा. मुस्लिम डजंट बिलीव इन राष्ट्र. तो उनका कहते हैं कि मुस्लिम आर इटसेल्फ they are a nation and Hindus are itself they are a nation in India. Muslims all over world, Muslim consider themselves as a nation. उम्मा जो concept है, उन्होंने जो fact है उतनी बार fact कही थी. It is not true nation. And he fought for the अखंड हिंदुस्तान. तो ये कहीं से एक स्टेटमेंट आके चिपका के उसको कट पेस्ट करके, आज भी जो आदमी एथिस्ट था उसको आप क्या दरबार में कहते हैं, रिलीजियस फैनेटिक. उनके मर्सी पिटिशन को भी लेकर काफी ये था कि उन्होंने सरेंडर कर दिया. इसमें भी दो चीजें. अरे देखो, मर्सी पिटिशन ये जो वर्ड है ना, इट्स ए क्वासी जुडिशियल पिटिशन. आप तो पिटिशन को कहेंगे ना जी. आप कोर्ट पे जाए पिटिशन, तो मैं कहूँ आपने सरेंडर कर दिया. पिटिशन का मतलब हिंदी में होता है याचिका. जी. याचिका मतलब आई एम, बट दैट इज अ लीगल वर्ड. तो दिस वाज ए क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कि कोर्ट ने सजा दी, अभी मेरे साथ कोई अन्याय होना है तो मुझे अधिकार है पिटिशन करने का. वो जब गए वहां पे तो वॉइस रॉय का एक काउंसिल था, वॉइस लीगल काउंसिल. आज जो हम मंत्री कहते हैं उनको मेंबर कहते थे. तो मेंबर होम जो थे रीजनल कटआउट, मतलब आज के भाषा में होम मिनिस्टर अंडमान में गए थे. तो सावरकर ने उनको एक पिटिशन दिया था. उन्होंने कहा कि सावरकर पिटिशन इज वन फॉर मर्सी. मर्सी मतलब इज आस्किंग समथिंग. सेकंड लाइन क्या बोलते हैं वो, हाउएवर इट कैन नॉट बी सेड दैट ही एक्सप्रेस एनीवेयर रिग्रेट और रिपेंटेंस फॉर व्हाट ही हैज डन. मतलब उसमें रिग्रेट नहीं, रिपेंटेंस है. तो ये दया याचिका कैसी होगी? दया याचिका तो नाम है ना उसका. वो कहते हैं कि भाई मैंने बहुत गलती की, मुझे माफ कर दो, आगे नहीं करूंगा, तो दया. बिकॉज इन प्रैक्टिकली व्हेन आई एम बेगिंग यू फॉर मर्सी, रिक्वायरमेंट इज आई शुड रिग्रेट व्हाट आई हैव डन, आई शुड प्रॉमिस यू दैट आई शुड रिपेंट फॉर इट. Regret and repentance are two different things. And third is, I promise you I will never do henceforth. सावरकर जी कहते हैं कि उस समय आपके राज्य में परिस्थिति इतनी गंभीर हुई थी, we had no choice but to lift arms. But now you are giving us reforms, and so in any society, if the dispute is being solved without weapons, so that is the first choice. ये लिखते हैं कि आपने मजबूर किया हमें हथियार उठाने में. और हर पिटिशन में उन्होंने ये कहा है कि आप मुझे मत छोड़ो, दूसरों को छोड़ो. बिकॉज और ब्रिटिशों ने भी एक मेरे पास है कागज, उस पर लिखा है वीडी सावरकर पिटिशन फॉर मास, ये पूरा मतलब सभी इसको छोड़ने के लिए है. दैट रिकॉर्ड इज देयर. तो ब्रिटिशों को मालूम था खुद के लिए, और उनको छोड़ा ही नहीं ना. देखो जो उनके साथ गए उनको 14-15 को पहले एक काफी बड़ी बैच छोड़ी गई, उसमें से 5-6 खाली बच्चे. फिर 15 के बाद सेकंड वेव ऑफ रिवॉल्यूशन आ गई, जो रास्पबेरी बोस की पार्टी जो थी उनकी. तो वो जो वर्ल्ड वॉर के इसमें जो रिवॉल्यूशन हो गए थे इंसिडेंट्स, मतलब लॉर्ड हार्डिंग पे बॉम्ब फेंका गया या ऑल सब, तो वो सेकंड बैच आ गई.
उनका भी छूटना 17-18 से शुरू हो गया। तो सावरकर जी को तो 31 में भेजा, इसलिए भेजा कि अंडमान का बंद कर रहे थे। गवर्नमेंट अंडमान की जो पिनल सेटलमेंट था वो बंद करने के कोई इसमें थे, बंद नहीं होगी बाद में बात रहे, मगर सावरकर वॉज वन ऑफ द लास्ट पॉलिटिकल प्रिजनर्स हु वाज लेड आउट फ्रॉम अंडमान। बाकी तो सबको पहले ही भेज दिया था, फ्री भी कर दिया था। सावरकर जी को यहाँ लाके 21 में उनको लाए, 24 तक उनको जेल में रखा गया। एंड रत्नागिरी में उनकी कंडीशन तो और खराब थी। अंडमान में उनकी 7x12 की कोठरी थी, अच्छा। रत्नागिरी में 6x8 की थी। आज भी जाके देखो 7 दरवाजे क्रॉस करने के बाद उनका दरवाजा खुल जाए, इतना उनको वहां पे रखा था। इन रत्नागिरी उनको इतना टॉर्चर गया कि उनको तभी ये हुआ था कि मैं खुदकुशी कर लूं। जिंदगी में 3 बार उन्होंने लिखा है कि मुझे बहुत टेम्पटेशन है कि यार ये सब हो गया, क्यों इतना करते, कर ले भाई रस्सी लगा के। फिर सेकंड टाइम खुद को ही समझाते हैं कि मैं मरूंगा तो शत्रु का फायदा है इसमें, तो नहीं मुझे लड़ना है। तो फर्स्ट टाइम उनको जब वो मार्से में उनको भारत में लाया जा रहा था, तो उन्होंने वहाँ पे वो छलांग लगाई समुद्र में और मार्से बंदर में चढ़े भी। तो मगर उनको फ्रेंच नहीं आती थी, तो वो फ्रेंच पुलिस ने इनको पकड़ा। तो बाद पीछे से ब्रिटिशर आ गए, उन्होंने उसको पैसा देके, एक्चुअली वो अगर चढ़ गए तो इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से नाउ ही इज सब्जेक्ट टू द फ्रेंच लॉज। तो सावरकर जी को कह रहे थे तुम मुझे कोर्ट लेके चलो, तो उसको समझाने फिर इन्होंने पैसा देके ये किया। फिर फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर टू रिजाइन ऑन दिस इशू। फिर ये केस चली हेग के कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट में। तो वहां पे जो पैनल बना वो सब मोस्ट ऑफ द नेशंस वर अंडर ब्रिटिश दिस वन। तो उन्होंने ये माना वहां पे कि ये ब्रिटिशों ने गलत किया है, मगर नाउ एज ऑलरेडी ही इज अंडर देम, और ब्रिटिशों ने उनको ये केस चला के उनको सजा भी दे दी। फांसी इसलिए दे दी कि फांसी देते तो मैं तो उनको 2 लाइफ सेंटेंस दे दी कि अभी इनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस प्रूव हो गए, ऑलरेडी जुडिशियल रूलिंग हो गया, तो उनको जाने दो। इसके बाद फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन भी करना पड़ा। तो वहां से आते वक्त उनको एडन में उनकी बोट चेंज हो गई, तो उनको उसके बाद में एक छोटे पिंजरे में रखा गया था। पिंजरे में टांग के रखा गया था। उसमें उनको ये था फीवर था, बहुत हाई फीवर। तो उसमें उनको हेलुसिनेशंस हो गए। तो फिर उनको भारत भेजा गया। उन्होंने अभी बाद में आके अपनी किताब लिखी है। बोलते वो हेलुसिन में मुझे दिखा कि वो बैरी था ना उनका जो जेलर, तो बैरी आ रहा है और मुझसे बोलते हैं चलो लड़ो मेरे साथ। तो मैं बोला कि मैं तो भी बीमार हूँ। तो बोलते कौन चाहिए? तो मैं मतलब विनायक विल फाइट यू, विनायक इज सावरकर। एंड ही सेज दैट विनायक केम एंड ही डिफीटेड बैरी। तो जो एक उनका सहकारी क्रांतिकारी यातनाएं से तड़प के उसको हेलुसिनेशंस हो रहे, तो उस पे बाद में क्या दिख रहा है, तो हु इज फाइटिंग फॉर देम? विनायक इज फाइटिंग फॉर देम। तो मैं तो कहता हूँ कि यही इतना ही अवेलेबल है। उल्लासकर दत्त का जो बायोग्राफी इट इज अवेलेबल, उन्होंने लिखा है ये सब। तो हाउ उसका मतलब उन्होंने माफी मांगी है कि एक तो सबसे 27 साल तक। अब ऐसी ब्रिटिशों का धोरण था कि भैया ये बड़े दुश्मन कौन थे? नेहरू दुश्मन थे, गांधी दुश्मन थे, चलो गांधी जी को आगा खान पैलेस में रखो। नेहरू दुश्मन है, वहाँ अहमदनगर का जो किला है वहां पे रखो। उनके तो बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया। उनको काम देना था लीगली, तो उनको काम दिया आप एक गार्डन बनाओ गुलाब का। अच्छा। उसलिए सब वो एक सीड कंपनी है कोई पुणे की, नाम है मेरे पास, तो उनके यहाँ से सब सामान मंगवाया था। ये बोलते थे यहाँ ये लगाओ वहाँ वो लगाओ, और काम करने के लिए साथ में दूसरे कॉमन जेल से बंदी आते थे वहाँ पे। एक ये पहले दिन जब गए ना, इनको जब ये दिया खाना खाने के बर्तन वगैरह, तो नेहरू ने ये कर दिया नहीं चाहिए मुझे। अच्छा। तो फिर दूसरे दिन पूरी प्रॉपर क्रॉकरी लगी, इतनी सुविधा। और उसके बाद नेहरू के लिए वो इंडियन खाना नहीं खाते थे, तो यूरोपियन एक ये लाया गया, कुक लाया गया स्पेशली इनके लिए। तो दुश्मनों को आप 5 स्टार ट्रीटमेंट रखो और दोस्तों को आप 14 साल जेल में तड़पाओ। पहले 7x12 की, फिर 6x8 की कोठरी में रखो। उसके बाद 13 साल उनको रत्नागिरी वॉज द रिमोटेस्ट पार्ट दैट टाइम, बहुत मुश्किल था आना जाना। वहाँ 13 साल रखो ये दोस्तों को, और दुश्मनों को आप 5 स्टार ट्रीटमेंट दो। तो सीधी बात है ना, लोगों ने समझना चाहिए। तो मुझे पूछना भी नहीं चाहिए अभी, मैं तो सोचता लोग यार पूछते क्यों मुझे।
हाँ, सावरकर जी उनके दोस्त थे, तो बड़ी अच्छी 27 साल उनको सड़ा के रखा दोस्त को। दुश्मनी करते तो अच्छा होता था। ओके, एक चीज और, गांधी जी की जब डेथ हुई थी उससे भी उनका नाम जोड़ा गया, हालांकि कोर्ट ने क्लियर कर दिया था, बट ये हुआ कि नाथूराम जी से ये कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। देखो, एक तो मैं पहली बात कहता हूँ कि नाथूराम से जुड़े थे, मतलब नाथूराम वाज हिज वर्कर। अभी आज कितने केसेस हो रहे हैं कि राहुल गांधी के वर्कर्स आज रेप कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, हर पार्टी के कर रहे हैं ना, तो उसका मतलब राहुल गांधी जिम्मेदार है क्या? सावरकर वाज ए प्रेसिडेंट एंड ही वाज एक जूनियर वर्कर था, और 2 साल से तो सावरकर जी का कांटेक्ट भी नहीं था उनके साथ, क्योंकि सावरकर जी बीमार हो गए तो उन्होंने प्रेसिडेंसी से रिजाइन कर दिया, तो उनका कांटेक्ट भी नहीं था। हाउ यू कैन, कोई प्रूफ नहीं है, कोई नहीं, खाली पॉलिटिकली सावरकर जी को उसमें इन्वॉल्व किया, तो उनका पॉलिटिकल क्राउड वाज अ वेरी बिग एंड नेहरू वांटेड टू फिनिश इट। और डॉक्टर अंबेडकर ने सावरकर जी के वकील को सीधा सीधा कहा कि कोई भी जीरो एविडेंस है, इनको फंसाया जा रहा है, एक टॉप का नेता है जो सुन नहीं रहा है। अच्छा, हाँ, ये सब है, ऑल थिंग्स आर अवेलेबल। और दूसरी बात, नथुराम गोडसे की रही बात, नथुराम गोडसे को गुस्सा जरूर था, उन्होंने मारना, मतलब मेरा कहना है कि मारना चाहा मगर मारा नहीं, क्योंकि कोर्ट का एविडेंस जो है, ये इन्होंने इतनी कोर्ट जो केस की ना, ये बड़े, मतलब एक कौन से मर्डर केस, कौन से केस इसमें चलेगी सेशन कोर्ट में ना, इन्होंने आईपीसी के अंडर चलेगी, आईपीसी 302 के अंडर इन्होंने चलाई बॉम्बे प्रेसिडेंसी पब्लिक सिक्योरिटी मेजर्स एक्ट, इसको दिल्ली में रिट्रोस्पेक्टिवली लगाया गया। इस एक्ट में आपको कोई सुविधा नहीं है, इवन वो आपके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए ना किए, वो मजिस्ट्रेट के ऊपर है। अच्छा। अभी क्या होता है कि जो माफी का साक्षीदार बोलते हैं ना, उसको माफी कब मिलती है? जजमेंट के बाद मिलती है। इन्होंने पहले ही जो आत्माचरण थे ना, वो मध्य प्रांत के कहाँ पे जज थे, उनको दिल्ली में ट्रांसफर करके लेके गए। पहला काम उन्होंने किया कि वो जो ये था अप्रूवर था बड़गे, उसको माफी दे दी, छोड़ दिया उसको। ऐसा कभी कोई कानून में नहीं होता है। पूरे जो उस समय के जो पंचनामा है, वो आज मेरे पास है, मैंने उसकी कॉपीज निकाली आर्काइव से। आज मेरे जो लॉयर्स हैं, उस समय देखो ये लोगों के लॉयर थे ना, इनको सब सिविल लॉयर्स के लिए काम करते, इनको लॉयर नहीं मिलने दिया क्रिमिनल लॉयर ठीक से, कि जिनको पंचनामा क्या होता है। वो मेरे जो मित्र है, उन्होंने कहा कि ये सब झूठे पंचनामे हैं, ये कोर्ट ने 1 सेकंड में रिजेक्ट कर देना चाहिए। सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ, नथुराम जी का पिस्तौल था 9 mm का, गोली का आकार 9 mm, मतलब ये गोली समझो तो इसको 9 mm इसका ये है, तो 6.5 mm गिरेगा ना, 4 mm तो नहीं होगा ना। एंट्री वुंड इज 4 mm, एग्जिट वुंड इज 6 mm। वो कोर्ट में उसकी, वो डॉक्टर ने जो रिपोर्ट दिया है, उनकी ये नहीं होगी, पोस्टमार्टम नहीं हुई। 2 गोलियां बाहर निकली, तीसरी गोली अंदर थी। अब सबसे ज्यादा एविडेंस होता है कि कौन से गोली से मेरी वो गोली निकाल लो ना। अच्छा, उसके लिए पोस्टमार्टम करिएगा, पोस्टमार्टम नहीं, वैसे भी आप निकाल सकते हो। वो गोली यहाँ पे लगी, यहीं तक है ना, तो आप वो डाल के कुछ इंस्ट्रूमेंट मेडिकल डाल के निकाल लो। वो नहीं किया। वो लिखता है कि एंट्री वुंड इज 4.32 mm, एग्जिट वुंड इज 6.5 mm, गोली चली 9 mm की। जबकि फॉरेंसिक ये कहता है कि एंट्री वुंड ये अगर यंग होंगे तो 10% स्मॉल भी हो सकती है, क्योंकि स्किन ये होती है ना अपनी, फ्लेक्सिबल होती है। तो गांधी की एज में तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी चली गई, जब झुर्रियां बढ़ती है तो इसका फ्लेक्सिबिलिटी चली गई। तो 9 mm मैं कहा तो ठीक है, 8 mm तो होना चाहिए कम से कम। एग्जिट वुंड इज ऑलवेज बिगर देन एंट्री वुंड, क्योंकि जब बुलेट जाती है तो मांस, हड्डियां, उसके आगे एक टनल इफेक्ट बन जाता है, वो प्रेस करती है, तो बाहर जो एक्सप्लोड होता है तो 6.5 कैसे हो गई? ये तो बेसिक एविडेंस है। और सबसे ऊपर मैंने इसका वो जो पोस्टमार्टम था उसका मैंने फॉरेंसिक एनालिसिस कर लिया। मुंबई के एक सबसे बड़े, उन्होंने कहा कि मेरा नाम मत बताओ, आई डोंट वांट टू गेट इट, मगर वो आदमी बहुत बड़ा फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, इन फील्ड में बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने कहा तीनों बुलेट डिफरेंट डायरेक्शन से आई है। ओके। सबसे इम्पोर्टेंट इज वो ओवल शेप है। मैं जब आपको इतने पास से मारता है ना, तो हमने इतने पास से गोलियां मारी, तो राउंड शेप की वुंड होती है। जब दूर से आती है ना, एंगल से आती है,
तो फिर वो होल शेप वुंड होती है। ये पूरा फॉरेंसिक साइंस है उसका, और फोटोग्राफ्स है उसके, वो वुंड के फोटोग्राफ्स भी अवेलेबल है। All three from different direction. हाँ, और सबसे ज्यादा अभी विटनेस क्या करे, इन्होंने क्या लिया, वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एक्ट लाया, इनके जो वकील थे वो सब सिविल वाले थे, उनको मालूम ही नहीं था कुछ ज्यादा, वकील ही नहीं मिलने दिए। अरे वो क्या कहता है विटनेस, मैंने देखा नथुराम ने 2 गोलियां चलाई, 2 या 3 जो भी चलाई, तो वो आके दूसरा एक ने आके पकड़ लिया नथुराम को, और गांधी जी गिरे वहां पे, तो मतलब उनको लेके गए, पिस्तौल भी लेके गए, और नीचे मैंने देखा कि नथुराम जहाँ गांधी पड़े इसे यहाँ पे 2 स्पेंट बुलेट्स हैं, एंड स्पेंट कार्ट्रिज है। कार्ट्रिज तो ठीक है ना, पिस्तौल से गिरेगी, यही गिरेगी, बुलेट तो वहां से वो बॉडी फाड़ के बाहर जा रही है, वो यहाँ पे कैसी, वो मतलब इमीडिएटली मैंने देखा, देन आई गार्डेड इट, फिर वो डिवाइस पे आ गया, फिर उन्होंने उसको पंचनामा कर दिया। नथुराम वाज नॉट ए शूटर, ही वाज ए एडिटर, लाइक ही वाज ए जर्नलिस्ट। उनके दिमाग में खुन्नस थी, मगर एक चलाना जो आर्ट है ना, पिस्तौल चलाना बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं खुद शूटर हूँ। अच्छा। हाँ, मैं मतलब बट गैंगवर वाला, मैं अच्छा शूटर हूँ, टारगेट शूटिंग करता हूँ। पिस्तौल चलाना बहुत डिफिकल्ट होता है, पहले पिस्तौल का कॉक करना और ये करना बहुत मुश्किल बात होती है, नया आदमी उसको। तो फर्स्ट डे पे इन्होंने चलाया है, तो और मैंने इसकी ये किया कि उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया मनु गांधी ने, तो गांधी जी की निस, तो उन्होंने कहा कि वो आदमी आया, तो मैंने उसको ढकेला, एंड देन ही फायर्ड। तो ये इसका मैंने एक्सरसाइज भी करा के लिया है कि टारगेट है वहाँ पे, एंड समबडी शूटिंग हिम, एंड देन उसको धक्का दे दिया, एंड आई यूज अ वेरी गुड शूटर, मतलब प्रोफेशनल गुड शूटर, कि जिसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, अभी आप नहीं बोलूंगा मैं, वो 2 मीटर पे उसको जस्ट थोड़ा धक्का दिया, उसकी 2 गोलियां मिस हो गई, उसकी 2 लोग के 2। तो नथुराम मस्ट हैव फायर्ड मिस। तो पहला तो 20 का भी अटेम्प्ट इनका फेल हो गया था। 20 तारीख को इन्होंने एक बॉम्ब ब्लास्ट करके एक किया, फेल हो गया। दे वर नॉट प्रोफेशनल्स, उनकी आइडियाज बहुत थी। पुलिस ने तो उनको 2 मिनट में पकड़ने के लिए 20 से 30 में नथुराम गोडसे का नाम पुलिस सी, वो महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष का एक बड़ा एडिटर था। तब के मुख्यमंत्री बाला साहेब खेर, होम मिनिस्टर मोरारजी देसाई इसको पर्सनली जानते थे। इन्होंने पर्सनली इनका अखबार बंद किया था पर्सनली। अब नथुराम गोडसे को इतना सब जानते हैं, उसका नाम जब 20 तारीख को मालूम हो गया, 20 जनवरी में, क्यों नहीं पकड़ा गया? उनका फोटो तक नहीं भेजा गया बिरला गेट में कि भाई ये फोटो लगा दो, ये आदमी है तो इसको पकड़ो। हाँ। नथुराम गोडसे की आशंका थी कि हाँ मेरे को पहचानने वाले कोई पुणे से पुलिस आएंगे, तो पहले फिर नारायण अपटे और वो करकरे वहां जाके रखी करके कि हाँ नहीं अपने को पहचानने वाले पुलिस नहीं है। इनकी पूरी फाइलें थी सीआईडी के पास। आपको दूंगा, आई विल गिफ्ट यू माय बुक, आप पढ़ो उसको। तो बात ये है कि ये सावरकर जी को गांधीवाद में फंसाया। मेरा तो कहना है कि अच्छा मोटिव क्या होता है, मोटिव से कौन बड़ा हो गया? उस समय का एक मेरे पास एक रिपोर्ट है ब्रिटिश हाई कमीशन का, वो कहते हैं कि नेहरू का जाना पक्का है। गांधी भी उसमें 3 इंसिडेंसेस दिए कि गांधी भी अब उनको बचा नहीं सकते पटेल के coup से। दूसरा लेटर कहते हैं कि नेहरू इज अलोन नाउ, उनके एक मौलाना और दूसरा मथाई, ये 2 ही मंत्री उनके साथ है, मौलाना आजाद और मथाई, जॉन मथाई। बाकी सब मिनिस्टर उनके अगेंस्ट है, दे आर विद पटेल। तीसरा लेटर कहता है कि ये पूरा इंतजाम बन चुका है कि नेहरू को कहीं एम्बेसडर प्रेफरेबली इन यूएस बता के भेज दो। ये दिसंबर 8 का लेटर है। फायदा किसको हो गया? जिस दिन गांधी बना उस दिन फायदा नेहरू को हुआ। नेहरू उनके मानस पुत्र बन गए। फिर बाद में कुंभ मेला चल रहा, कुंभ मेला में रेडीमेड भीड़ थी, वहां पे गांधी की वो रक्षा संस्कार हो गए। बाद में पूरा पॉलिटिकल तमाशा बना। उनकी रक्षा भारत में 15 विभिन्न जगह भेजी गई और छोटी छोटी पुड़िया करके बांटी गई हर गांव में। तो जहां जहां जो गया वहां के लोगों का वो लीडर बन गया स्टेट में, क्योंकि नेहरू ने इनके पास भेजा तो ये लीडर बन गए। तो अपनी अपनी मतलब ही क्रिएटेड बैरन्स, हिज बैरन्स नॉट लॉर्ड्स, पॉलिटिकल बैरन्स। बैरन्स आर द पीपल हु आर हैविंग द वोट बैंक एंड लॉर्ड्स आर ये ब्रिटिश सिस्टम है। लॉर्ड्स में उनके पास आर्मी नहीं रहती। लॉर्ड्स इन्होंने खुद के बैरन्स बनाए कि जो नेहरू फैमिली को मतलब वो कारखानदार बनेंगे, ये बनेंगे, नेता वो बोलेंगे वो बनेगा एमपी। पूरी सिस्टम क्रिएट हो गई। फायदा किसको हो गया? नेहरू को हो गया। पकड़ा किसने नहीं? नेहरू ने किया। आईबी का जो हेड था दैट ही वाज द कमिश्नर ऑफ पुलिस
साइमल्टेनियसली वाज होल्डिंग द चार्ज ऑफ कमिश्नर ऑफ पुलिस। 20 तारीख को जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया तो 20 तारीख को रात को हिंदू महासभा भवन में नथुराम गोडसे वाज हिंदू सभा का कार्यकर्ता था, तो वो लोग वहां पे रुके थे, वहां पुलिस पहुंच गई 20 तारीख को। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टॉप ही हो गया, पूरा स्टॉप, बिकॉज ये आईबी चीफ जो था उसने चार्ज लिया और उसने बोला मैं पर्सनल इन्वेस्टिगेट करूंगा, पर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुई। बहुत कुछ है ऐसा, मतलब मेरा तो एक ही सीधा खबर है, दो बातें, एक तो नथुराम की गोलियां उसके पाँव के पास कैसे मिली, और दूसरा 9 mm की तो पिस्तौल है, तो चार एंट्री वुड 4 mm की हो ही नहीं सकती और एग्जिट वुड 6.5 तो हो ही नहीं सकती, उसको तो 9 से ज्यादा ही होना चाहिए। और वो उसको साइंस क्या बोलते हैं, कितनी बड़ी में बोल रहे, कभी कभी इतनी बड़ी भी हो जाती है, अगर हड्डी वड्डी एक डैमेज हो गया तो बाहर निकले, मगर कम हो ही नहीं सकती, और 3 डिफरेंट डायरेक्शन, ये भी सोचने वाली बात है। हाँ, और रिपोर्ट वही है जो कोर्ट में सबमिट किया, खाली वो जो कोर्ट डेथ सर्टिफिकेट जो है और जो विटनेस का जो एग्जाम क्रॉस एग्जाम जो हुआ है वो सब मैंने फोरेंसिक एक्सपर्ट को दिया। मैं तो खाली इतना चाहता था कि 9.5 mm और 9 mm और 4 ये चाहता था मैं, तो उन्होंने बोला अरे वो छोड़ दो, 3 डिफरेंट डायरेक्शन है, कहाँ से आई, पर एक गोली यहाँ से आएगी, यहाँ गई कबर से निकली है, अच्छा। दूसरी गोली यहाँ से आई, यहाँ से निकली यहाँ से, तो वो क्रॉस डायरेक्शन से पूरा, अब सामने मारेगा तो सीधी गोली यहाँ पे मारी तो यहाँ से निकलना चाहिए ना, और ये सब कोर्ट एविडेंस में है, आई एम नॉट ब्रिंगिंग एनीथिंग न्यू। Still people don't know and they talk about और बोलते सावरकर देख गया, हाँ। अभी पुलिस आपके है, सब आपके है, इन्वेस्टिगेटर आपके है, तो ये क्यों नहीं, अगर सपोज नथुराम के 2-3 बैक करने वाले लोग होते तो क्यों नहीं पकड़ा उनको? ये तो कोई भी आदमी देख के बोलेगा कि ये 9 mm का है नहीं, 9 mm पिस्तौल तो आर्मी यूज करती है, बड़ी पावरफुल होती है, जी राहुल और गांधी 9 mm में आपको मैं 2-3 फुट पे गोली मारेगा ना, पीछे के 2 भी मर जाएंगे, खतरनाक। तो ये तो मॉब था कोई। राहुल गांधी आए जब चाहे तब कुछ बयान देते रहते हैं, सावरकर जी के ऊपर भी कुछ टिप्पणियां करते रहते हैं, हमने आपका देखो क्या है, कांग्रेस का जो डिवाइडेड रूल का जो पॉलिसी है ना, बस वही चला रहे। एक सावरकर इज आइकॉन ऑफ हिंदुत्व पर मैंने बोला कि उनका हिंदुत्व एक अलग है, तो एज ए हिंदुत्व आइकॉन ही इज ट्राइंग टू क्रिएट फियर इन द मुस्लिम्स, और मैं सावरकर को गाली दूं तो मुस्लिम वोटों के लिए वो जानबूझ के कर रहे हैं, ये पुरानी राजनीति है, इसीलिए कर रहे हैं। मैंने ऊपर अभी उनके ऊपर केसेस भी हो रहे हैं, अभी मेरे ख्याल से लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने उनको वार्निंग भी किया था कि अभी अनप शनप बात करना बिल्कुल, ये पूरा वोट पॉलिटिक्स है, इनको कोई इतिहास मालूम नहीं है, कुछ मालूम नहीं है किसने क्या किया, और आज भी अनफॉर्चुनेटली वी आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर इट, हम सिखाते नहीं, हम इंसिस्ट नहीं करते कि हमें इतिहास, तो कमिंग बैक टू अगेन थिंग, हमको इतिहास जानना चाहिए, बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इतिहास भूल जाएंगे तो हमारा भूगोल भी बदल जाएगा। What do you think? What is the reason जो कांग्रेस इतने सालों से कड़ी मेहनत कर रहा है, नो डाउट जितना हो सकता है, अगर नेताओं का मजाक उड़ाने से लेकर हर चीज कर लेते हैं अब तो, फिर भी ग्रोथ नहीं हो रहा है। नहीं सी, एक था ना जमाना अलग था, जब नेहरू के इसमें जमाना अलग था, वहाँ पे मीडिया पूरा वाज कंट्रोल्ड बाय बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, तो ये परमिट राज था नेहरू के इसमें, तो इंडस्ट्री सरकार के बिना चली नहीं सकती, तो इसलिए पूरी मीडिया इसमें कब्जे में थी। उसके बाद इंदिरा गांधी के इसमें ना वो थोड़ा नीचे हो गया, लोगों ने बड़े मतलब बड़े मीडिया से छोटे भी मीडिया चलने लगे, तो उस समय न्यूज़पेपर पे रोक लगी। हमारा एक छोटा, मेरे पिताजी संपादक थे, मुझे मालूम है पेपर नहीं मिलता था, कहाँ भागदौड़ करके, पेपर ही नहीं मिलता था, इनको नहीं देने का न्यूज़पेपर, न्यूज़ प्रिंट कहते थे उसको, बड़ा रिस्ट्रिक्शन था, तो लोगों को पता ही नहीं चलता था क्या चल रहा है, और बेसिकली मोस्ट ऑफ द जनता भी थोड़ी ग्रामीण थी, इवन मिडिल क्लास आल्सो नॉट नोइंग मच। अभी वैसा नहीं है, अभी पब्लिक जानती है एंड दे वांट डेवलपमेंट, और सीधा बात है, आज जहाँ भी डेवलपमेंट हो रही है तो कांग्रेस ने आज तक लूटी की है, तो सब हिस्ट्री जानती है कि इतने साल तक कुछ किया ही नहीं है, क्यों नहीं की डेवलपमेंट, द क्वेश्चन इज 70 साल में आपने क्यों नहीं किया, 70 साल में सिंगापुर कहाँ से कहाँ चले गए, कितने देश कहाँ से कहाँ चले गए, चाइना कहाँ से कहाँ चला गया, हम क्यों नहीं जा रहे, तो आखिरी एंड रिजल्ट तो वही है। तो इनको अगर आना है
तो दो चीजें करनी पड़ेगी, एक तो राष्ट्रवाद को स्वीकार करना पड़ेगा और दूसरा राष्ट्र के विकास का भी काम करना पड़ेगा। ऐसा तो क्या पॉलिटिक्स में तो क्या कहीं पे भी जाओ, देखो अच्छे आदमी सब जगह होते, बुरे आदमी भी सब जगह होते, मगर यू हैव टू इम्प्रूव योर पॉलिसी। और अगर कांग्रेस ये दो चीजें करेगी तो मेरा भी कोई कांग्रेस से दुश्मनी थोड़ी है, जो देश के लिए अच्छा करेगा उसको सपोर्ट करेंगे। मैं तो बोलूँगा यार अच्छा एक चॉइस मिलेगा मुझे कि 2 या 3 अच्छी पार्टी लड़ रही इलेक्शन, फिर आई गॉट चॉइस ना कि भाई किसको वो कंपटीशन में वो अच्छा काम करेंगे देश को। हाल ही में शशि थरूर जी ने अवार्ड लेने से उन्होंने ये बोला कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, सावरकर जी का अवार्ड उनको दिया जा रहा था और उन्होंने बयान दिया था। पता नहीं, पहले बात है किसने अवार्ड दिया, ये तो अवार्ड देने वाला भी प्लान हो सकता है ये कंट्रोवर्सी खड़ी करने के लिए। अच्छा, मुझे तो भाई जानता भी नहीं किसने अवार्ड दिया, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी नहीं, उसके बाद उसका न्यूज खत्म हो गई। सावरकर जी के नाम का अवार्ड रिजेक्ट हो गया, बड़ा सेंसेशनल न्यूज है, वो हो गया। तो मुझे लगता है ये सब पूरा ड्रामा था किया कराया कि हम सावरकर जी का अवार्ड नहीं लेंगे। I don't know why in the first place that award was given to Shashi Tharoor. ये तो सम्मान है। कौन है वो इंस्टीट्यूट कौन है आप देखो ना, उसका कोई पता नहीं है। और जब अवार्ड दिया जाता है तो एक पर्टिकुलर रीजंस होना चाहिए ना कि भाई हाँ, there should be some achievement, social work, country के लिए। देखो आप गांधी के नाम का अवार्ड कोई लिकर किंग को नहीं दे सकते ना, कुछ तो होना चाहिए ना। बिल्कुल। अगर मुझे भी अवार्ड दिया गया तो मैं उसको ना बोलूंगा, क्योंकि मैं कहूँगा कि गांधी जी ग्रेट होंगे वो अपनी जगह, उनकी अहिंसा मुझे पसंद नहीं है, उनकी आत्यंतिक अहिंसा का जो प्रिंसिपल मुझे नहीं पसंद है। मैं शस्त्र चलाने वाला आदमी हूँ, तो मॉरली मैं नहीं स्वीकार कर सकता हूँ। और देने वाले भी सोच के देना चाहिए। तो ये सब ड्रामा था। अब हम इतिहास के पन्नों की बात करते हैं। हम पढ़ते हैं, सारे जितने हमारे मुगल शासक हैं सबके बारे में पढ़ते हैं। हमारे जो क्रांतिकारी लोग हैं वो आपको लगता है बहुत ज्यादा मिसिंग है, और इसके लिए क्या करना चाहिए किताबों में या फिर जानकारी जो बच्चों के? मैंने कहा ना, पहला बात देखो, तुम्हारा बच्चों को जो इतिहास सिखाना है वो एक छोटे छोटे से चालू होता है। पहले मैं यहाँ पे भूगोल भी मुझे मेरे गाँव का ही सिखाया जाता है। जैसा बड़ा होता है वैसा आप स्कोप बढ़ाते जाओ। इंटरनेशनल तो बाद में आना नहीं यार। हम लोग मुगल सीखते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 सीखते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 में वो यूरोप में क्या रहे, वर्ल्ड वॉर 2 में भारत में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 में भारत में क्या हुआ, ये बताया नहीं जाता क्योंकि ये रिवॉल्यूशन एक्टिविटीज है। तो हमें तो इतिहास क्या हो गया है कि वो बच्चों को ओनली, अच्छा इतिहास में आप उसको कहानी के रूप में सिखाओ ना। आप उसको क्यों कौन से दिन किया, हाँ वो सन इस ईयर में, अरे see what should you learn is XYZ ने ये चीज की, क्या की ये इम्पोर्टेंट है। वो डेट और प्लेस उसमें क्या मायने रखते हैं। तो ये जो अगर इवन लैंग्वेज में राम के माँ ने उसको क्या कहा, अभी आप लिटरेचर का करो, राम के माँ ने उसके साथ क्या किया, ये क्वेश्चन लिटरेचर से है। ये तो आप एक उसमें स्टोरी में फिर ये कहा, सी उसको लिंग्विस्टिक स्किल डेवलप होना है तो उसको एक स्टोरी देके ऐसे इसमें और आप लिखो कि इसका आपको क्या लगता है स्टोरी पढ़ के, समथिंग छोटे से लेके पढ़। ये इसने उसको क्या किया, फिर उसको मार्क काटे जाते हैं। मैं बड़े अच्छी मराठी में लिखूंगा मैं, मगर वो राम के माँ ने जो कहा वो मैं दूसरा कुछ लिखा अच्छी मराठी में, तो मुझे मराठी भाषा के बात मिलना चाहिए या अंग्रेजी भाषा के मिलना चाहिए, काटा जाएगा। इतिहास में वही पूछते हैं। अभी देखो भूगोल इज वेरी, ज्योग्राफी इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आपको कहाँ डाला जाता है ज्योग्राफी में, वो ये स्टेट का क्रॉप कौन सा है, वो स्टेट का क्रॉप। अरे ज्योग्राफी में आप क्या सिखाना है, ज्योग्राफी 2 बात होती है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी सिखाना है वो तो सिखाती नहीं, दूसरी जो साइंटिफिक ज्योग्राफी होती है ना, उसने आपको ये कैसा चलता है, पृथ्वी कैसी चलती है, बारिश कैसी होती है, ये कैसे होते हैं, वो सिखाना चाहिए। उसमें भी आप कॉमन नॉलेज ही देख रहे हैं, केरला में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, इधर कितने में बारिश हो रही है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स, सिविक्स तो सबसे बड़ी चीज है भाई। आज बीएमसी कैसे चलती है, स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है, लोगों को आज भी पता नहीं है कितनी कमेटीज होती है, उसमें डिसीजन कौन करते हैं। हम लोग वोट कर रहे हैं क्योंकि वी हेट सिविक्स। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स बातें रहा भी, ये सब बच्चों के कॉमन हिट पॉइंट है, तो उसको इम्प्रूव करना चाहिए। अब भी हम लोग बैठे हैं सावरकर जी के ऑडिटोरियम में,
प्लीज बताइए यहाँ पे किस तरह की एक्टिविटीज होती है, किस तरह से आप उनकी लेगेसीज को, अपने तीनों दादाजी की लेगेसी को आगे लेकर चल रहे हैं। देखो, मैं पहला तो थोपने पे भरोसा नहीं करता कि यार बच्चों को बिठा के लेक्चर दो। हाँ। तो मेरा एक मानना है कि ये मोबाइल से तो बड़ा खतरे की है, तो उनको एक ऑप्शन दो ना। मैं तुम मोबाइल मत कर। तो हमारे यहाँ पे बच्चे के लिए जो एक्टिविटीज है वो मार्शल स्पोर्ट्स हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि भाई इसमें आगे बच्चे का एक व्यक्तित्व भी ये होगा, रिस्क मैनेजमेंट से लेके काफ़ी स्किल्स है इसमें, जैसे बॉक्सिंग है, कराटे है, ताइक्वांडो है, जुडो है, फेंसिंग है और राइफल शूटिंग है, आर्चरी है। ये सब एक्टिविटीज हमारे यहाँ चलती है। कल्चरल में मतलब भरतनाट्यम भी सिखाते हैं, काफ़ी लोग अटैच है हमसे, कथक भी होता है, कंटेम्प्रेरी होता है। एनी सी सावरकर जी के विचार जो थे ना कि आप उसको लिमिट मत करो यहाँ पे। तो अगर डांस है तो डांस में फिर हमने भरतनाट्यम में जिसको चाहिए वो करे, जिसको कंटेम्प्रेरी चाहिए कंटेम्प्रेरी सीखे। मगर ये आर्ट होती है ना, तो उन्होंने जैसे कहा कि सब मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, तो ऑल दिस आर्ट फॉर्म्स आर अ ब्यूटीफुल थिंग टू स्प्रेड मैसेजेस ऑल्सो। और अच्छा, नई जनरेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, मतलब आर्ट्स में भी छोटे छोटे फिल्म्स, आर्ट फिल्म्स में मतलब निगेटिव भी काफी हो रहा है, मगर हम लोग उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, पॉजिटिव पे करें। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें होती है। हमारे हिंदुस्तान पोस्ट हमारा एक न्यूज़ पोर्टल है और न्यूज़पेपर भी है, ऑडिटोरियम है, और राइफल शूटिंग रेंज तो हमारे ओलंपिक स्टैंडर्ड की 10 मीटर्स एयर राइफल रेंज है। और ये सब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से हमारे काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर्स मिलने बनाए। जब आदमी अपने इसमें कॉन्फिडेंस बनेगा, एक नागरिक अच्छा बनेगा कॉन्फिडेंट, तो देश का अच्छा ही होगा। उसको खाली तो आई डोंट बिलीव इन जस्ट ब्रांडिंग कि ये करो वो करो, सीखो आप। मेरा बच्चा आता है तो भाई अब सब देखो, एक स्कूल के साथ हमने टाइप किया है, उनके बच्चे आते हैं कि पहले बच्चों को प्रॉब्लम है मैं कौन सा स्पोर्ट्स देखूं, तो उनको एक 8-8 दिन सबका ट्रेनिंग दिया जाता है यहाँ पे। उनके लिए सैटरडे, क्योंकि उनके लिए अलग से प्रोविजन किया, सैटरडे में उनके बच्चे आते हैं, तो हर का थोड़ा थोड़ा करते हैं, फिर दिन बाद में दे डिसाइड कि हाँ आई विल जॉइन दिस स्पोर्ट। ओके, इंटरेस्ट के हिसाब से पूरा फ्रीडम है एक तरह से। हां, वी हैव गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल लाइब्रेरी हियर एंड ऑन रिवॉल्यूशन एक्टिविटीज एंड मोस्टली बिकॉज यहाँ की किताबें आपको बहुत कम जगह मिलेगी देखने को। तो जिसको भी हिस्ट्री मतलब मोस्टली आज जो रिवॉल्यूशन एक्टिविटीज पे लिखते हैं या बड़े सावरकर जी ऊपर, तो उनको यहाँ आना ही पड़ता है। एंड इतना सारा रेफरेंस है, तो एंड मेरा तो मैं चाहूँगा कि जिसको भी आता है वो आए यहाँ पे, उसका इस्तेमाल करें। आपको घर नहीं ले जा सकते, यहाँ बैठ के आप पढ़ सकते हो, कर सकते हो। रंजीत जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड आई मस्ट से कि मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा जो मुझे भी नहीं पता था। एंड वी होप कि हम हमारे जितने भी क्रांतिकारी लोग हैं, जो भी हमारे आदरणीय रिस्पेक्टेड लोग हैं, उनके बारे में जितनी ज़्यादा हो सके जानकारी ऐसे फैलाई जाए और उनको सम्मान पहले जो मिला है नहीं मिला है, सब डबल सम्मान दिया जाए, ट्रिपल सम्मान दिया जाए। और इसलिए दिया जाए कि जैसे वापस हम लोग रिपीट करेंगे, इफ यू फॉरगेट योर हिस्ट्री देन यू लूज योर ज्योग्राफी। एंड मैं भी बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको, अच्छा लगा बात करके, बहुत कुछ सीखा मैं। थैंक यू। धन्यवाद।